और मैं पवन कुमार। आज मैं आपके लिए लाया हूँ फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर जो कि टीजीटी, पीजीटी, बीए, एमए और एलटी ग्रेड इवन सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंत तक देखें, स्किप करके ना देखें और आपको यकीनन बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर टर्म्स। इंग्लिश लिटरेरी टर्म्स को जो है हमने 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया है। जो फर्स्ट पार्ट हमारा है वो पोएट्री है, सेकंड पार्ट हमारा ड्रामा है और थर्ड पार्ट हमारा प्रोज है। ये 3 मेजर पार्ट हैं इसके, और 3 मेजर पार्ट्स की जो है डिफरेंट और भी बहुत सारी छोटी छोटी जो है इनकी फॉर्म्स है। तो वी विल कंसीडर दैम वन बाय वन, बट वेरी फर्स्ट इज पोएट्री। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पोएट्री की। देखिए, पोएट्री है मेजर फॉर्म्स ऑफ पोएट्री। पोएट्री की कौन कौन सी फॉर्म है और क्या क्या पोएट्री के अंदर आता है, लेट्स डिस्कस। इपिक, जो एक लॉन्ग नरेटिव पोएम्स होती है वो हमारा इपिक इसमें आता है। सेकंड है मोक इपिक। थर्ड है हमारा सोनेट। सोनेट जो है हमारी 2 प्रकार की है मुख्य रूप से, शेक्सपियरियन सोनेट और पेट्रार्चन सोनेट। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सोनेट चाहे किसी भी टाइप्स की हो, एवरेज सोनेट जो है 14 लाइन की होती है, केवल 14 लाइन्स जो उसमें होती हैं। ओड भी हमारी पोइट्री की फॉर्म है। लिरिक है जिसका जो है मुख्य जो इमोशन होता है, एक्सप्रेशन जो होता है वो म्यूजिकल और इमोशन होता है। नेक्स्ट है आइडिल, पास्टोरल, द इलेजी एंड द पास्टोरल इलेजी। नेक्स्ट है बैलाड, सेटायर, नंबर 10 है। मूव फॉरवर्ड, वी कैन सी second major forms of drama. Here are some important forms of drama. Very first is pre-Elizabethan drama. Second is tragedy. Third is melodrama. Fourth is the tragicomedy. Fifth is the comedy. Here are some parts of comedy. There are 3 main parts of comedy. Very first is the romantic comedy. The second is the comedy of humors. The third and last is the comedy of manners. Next है the fairs. 7 है poetic play. 8 है Mosque. 9 है ड्रामेटिक मोनोलॉग। 10 है प्रॉब्लम प्ले एंड 11 एंड लास्ट इज द एक्ट प्ले। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है मेजर फॉर्म्स ऑफ प्रोज। वेरी फर्स्ट इज जनरल लॉन्ग प्रोज वर्क, एसे। और एसे के जो पार्ट्स है उसको हमने बांटा है अलग अलग, तो उसको देख लेते हैं। फ्रेंड्स, एसे में पर्सनल एसे है, फर्स्ट इज पर्सनल एसे, सेकंड है एपोरिस्टिक एसे, थर्ड है पीरियडिकल एसे। आगे चलते हैं। जो फोर्थ है वो क्रिटिकल एसेज है। और अब मेजर फॉर्म्स ऑफ नोवेल देखते हैं, जो थर्ड और आखिरी फॉर्म्स हमारी। तो जो मेजर फॉर्म्स ऑफ हैं इसमें द प्रोज रोमांसेज है, द ट्रेवल लॉग्स है, द गॉथिक नॉवेल्स है, पिकारेस्कू नॉवेल्स है, द इक्विलिटरी नॉवेल्स है, डोमेस्टिक नॉवेल्स है,
हिस्टोरिकल नॉवेल्स है, और 8 है रीजनल नॉवेल्स है, 9 है प्रोफेटिक नॉवेल्स है, 10 है साइकोलॉजिकल नॉवेल्स है। तो फ्रेंड्स ये नॉवेल्स के प्रकार थे। और जो फोर्थ पार्ट है हमारा प्रोज का, वो है हमारा शॉर्ट स्टोरीज़। क्या है? शॉर्ट स्टोरीज़। और फिर बायोग्राफी में ही हमारा जो है ऑटोबायोग्राफी और जो है एंड द मेमोरीज। 6 पार्ट हमारा है क्रिटिसिज्म, और क्रिटिसिज्म को भी जो है हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, लेजिस्लेटिव क्रिटिसिज्म और एस्थेटिक क्रिटिसिज्म, और नंबर 3 है डिस्क्रिप्टिव क्रिटिसिज्म। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए आपकी डिमांड के अनुसार लिटरेरी टर्म्स का वीडियो लेकर आया हूँ। दोस्तों 30 मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स को मैंने इस वीडियो में रखा है और कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं, दोस्तों समझा सकूं बेस्ट एग्जांपल्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स कोऑपरेट कीजिए, वीडियो को पूरा देखेंगे, थोड़ा सा लंबा हो सकता है दोस्तों। और मेरे एग्जांपल्स, मेरा प्रयास कैसा लगा दोस्तों, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका एक कमेंट मुझे बहुत मोटिवेशन करता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। आज की वीडियो का हमारा पहला टॉपिक होगा एक्ट एंड सीन। तो दोस्तों एक्ट एंड सीन होता क्या है, आपने पढ़ा होगा प्ले में कि कोई प्ले कितने एक्ट में और कितने सीन में डिवाइड है। तो दोस्तों एक्ट जो होता है एक मेजर डिवीजन होता है किसी भी प्ले का, और उसी पे सारे एक्शन जो हमारे बेस होते हैं। और तो वो जो है आगे चलकर हमारे, जैसे कि आप देख रहे हैं कि फर्दर डिवाइडेड इनटू सीन्स, और आगे चल के जो एक्ट होता है वो किसमें, सीन्स में जो हमारा विभाजित होता है। और इन ए सीन देयर इज नो चेंज ऑफ प्लेस और ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ टाइम। और जो हमारा सीन होता है दोस्तों वो किसी में भी ब्रेक नहीं होता है। जैसा कि हम कह सकते हैं कि एक जो प्ले होता है वो विभिन्न एक्टों में डिवाइड होता है, और एक्ट भी जो है कई सारे सीनों में डिवाइड होता है। तो नंबर 2 बात करेंगे दोस्तों एल्यूजन की। दोस्तों एल्यूजन क्या है? एल्यूजन दोस्तों होता है एक इनडायरेक्ट पासिंग रेफरेंस, और जो हमारा इवेंट के लिए हो सकता है, पर्सन के लिए हो सकता है, प्लेस के लिए भी हो सकता है, और यहां तक कि दूसरे वर्क के लिए भी, जो लिटरेचर हमारा आर्ट का होता है उसके लिए होता है। और दोस्तों यहाँ अगर मैं ये कहूँ कि एल्यूजन से रिलेटेड होता है, अगर हम अपने जो हमारे ग्रेट मैन होते हैं, महापुरुष होते हैं, उनके विचारों को यदि हम बोले तो उसे हम एल्यूजन बोलते हैं। तो आई थिंक आपको जो है समझ में आ गया। जैसे अगर हम कहें कि महात्मा गांधी जी के विचार जितने कल लाभदायक थे उतने ही आज भी हैं, तो हम यहाँ महात्मा गांधी जी के विषय में एक एल्यूजन बना रहे हैं। तो दोस्तों आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नंबर 3 हमारा होगा एनेक्डोट। तो दोस्तों एनेक्डोट जो होता है एक ब्रीफ स्टोरी होती है, और इंटरेस्टिंग स्टोरी होती है, अम्यूजिंग स्टोरी होती है, स्ट्रेंज इवेंट होता है। तो ये तो आप पढ़ ही लेंगे दोस्तों। लेकिन होता क्या है मैं बता रहा हूं। आप टीवी पर सीरियल देखते होंगे, जो भी हमारे धार्मिक सीरियल चल रहे होते हैं दोस्तों, वो हमारी एक एनेक्डोट को दर्शाते हैं। जैसे कि हमारा जो है राधा कृष्ण चल रहा है, और भोले जी के सीरियल्स चल रहे हैं, और भी बहुत सारे सीरियल चल रहे हैं। तो उनके विषय में जो भी हमें कहानी दिखाई जाती है दोस्तों, वो हमारा एनेक्डोट होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। एंटागोनिस्ट की बात करेंगे। और दोस्तों एंटागोनिस्ट जो है विलेन होता है किसी भी नाटक का, किसी भी इपिक का। ठीक है, और जो प्रोटागोनिस्ट के विरुद्ध जो है एक तरीके से लड़ाई लड़ता है। तो हम जैसे कह सकते हैं कि हेमलेट हमारा प्रोटोगोनिस्ट है, जो मेन कैरेक्टर है, और जो क्लेडियस है उसमें जो है उसके चाचा जो है वो प्रोटोगोनिस्ट है, माफ करना एंटागोनिस्ट है। जैसे हम कह सकते हैं जो हमारी जो पैराडाइज लॉस्ट है दोस्तों, उसमें वैसे तो हमारा एडम को जो है प्रोटोगोनिस्ट बताया गया है, लेकिन उसमें जो मिल्टन्स हैं उसमें विलियम ब्लैक जी ने भी कहा है कि उन्होंने जो है डेविल्स की पार्टी को ले लिया है। तो उसमें जो हम ये कहें कि सैटन जो है हमारा एंटागोनिस्ट और प्रोटोगोनिस्ट दोनों के रूप में है। वैसे तो हमारा जो प्रोटोगोनिस्ट है उसमें एडम है, लेकिन उन्होंने एंटागोनिस्ट को ही जो है
प्रोटागोनिस्ट की तरह दिखाया है। और इस बात को विलियम ब्लैक जी ने भी बोला है कि विलियम जो जॉन मिल्टन जी उन्होंने अननोइंगली जो है डेविल्स पार्टी का जो है पक्ष लिया है। दोस्तों बात करेंगे एफोरिज्म की। तो दोस्तों एफोरिज्म जो होती है कहावत होती है। क्या होती है? कहावत होती है। जो प्राचीन हमारी कहावतें होती हैं, प्राचीन जो भी पुरातन कहावतें होती है, जैसे कि ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग और मच डू अबाउट नथिंग, लिटिल क्राई हाई क्राई ए लिटिल वूल, इस तरह की जो हमारी जो कहावत होती है उनको हम बोल सकते हैं। दोस्तों बात करेंगे आर्केइज्म की। आर्केइज्म जो होता है दोस्तों रेफर्स करता है किसको? वर्ड्स को रेफर करता है जो हमारे प्रचलन से बाहर हो चुके होते हैं। यानी कि ये इसमें लिखा हुआ है इट रेफर्स टू द यूज ऑफ वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन दैट हैव बिकम ऑब्सोलेट। यानी ऐसे शब्दों को रेफर करता है, एक्सप्रेशन को व्यक्त करता है जो हमारे चलन से बाहर हो गए हैं। और दोस्तों आर्केइज्म का मतलब ही जो है हमारा पुरातन प्रयोग विधा होता है। नेक्स्ट बात करेंगे एसाइड। दोस्तों एसाइड आपने सुना होगा, देखा आप, इसको मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा। पहले तो यह देख लीजिए, टॉक टू वनसेल्फ फ्यू वर्ड्स और ए शॉर्ट पैसेज स्पोकन इन एन अंडरटोन और टू ऑडियंस दैट द अदर एक्टर्स आर नॉट सपोज्ड टू है। आप सीरियल देखते हैं दोस्तों, देखिए हम सीरियल देखते हैं, फिल्म देखते हैं, और फिल्म में जब कोई भी कैरेक्टर कुछ सोचता है अपने मन में, तो उसको जो हम होते हैं यानी जो ऑडियंस होती है वो तो सुन सकते हैं, लेकिन दूसरा कैरेक्टर उसको नहीं सुनता है। तो दोस्तों वही हमारा एसाइड होता है कि ध्यान रखना, जब कोई भी कैरेक्टर अपने मन में कुछ बात कह रहा है, उसको जो दूसरा कैरेक्टर है वो ना सुने, लेकिन ऑडियंस उसको सुन सकते हैं, तो वही एसाइड होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट बात करेंगे हम इवेंट की। और इवेंट क्रिएट जो होता है दोस्तों हमारा एक न्यू राइटिंग है, दैट इज इनोवेटिव होता है। तो इनोवेटिव न्यू राइटिंग में जो हम इसको इवेंट क्रिएट को जो है ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा हुआ दोस्तों बायोग्राफी। तो दोस्तों बायोग्राफी क्या होता है? बायोग्राफी होता है किसी की लाइफ स्टाइल को लिखना और किसी दूसरे के द्वारा लिखना। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है सैमुअल जॉनसन लाइव्स ऑफ द इंग्लिश पोइट्स, उन्होंने इंग्लिश पोइट्स की बायोग्राफी लिखी है। जिसे हम कह सकते हैं कि उन्होंने मिल्टन की बायोग्राफी लिखी है, वेलर की बायोग्राफी लिखी है, और कावली ईटीसी बहुत सारे की हम कह सकते हैं। बात करेंगे दोस्तों ब्यूकोलिक। और दोस्तों ब्यूकोलिक क्या होता है? एक तरीके से एक ग्रामीण गीत होता है। क्या होता है? ग्रामीण गीत। द पोइट्स हु राइट पास्टरल इलेजी, यह भी कह सकते हैं कि वह कवि जो पास्टरल इलेजी लिखता है, पास्टरल पोएट्री लिखता है। दोस्तों बात करेंगे नंबर 11 की सिजूरिया। दोस्तों सिजूरिया जो होता है एक नेचुरल पोज होता है और ब्रिक इन ए लाइन ऑफ पोएट्री। या तो हम कह सकते हैं कि ब्रिक होता है, एक जो ब्रेक होता है, हम ब्रेक लेते हैं, बोलते हैं किसी भी लाइन को, एक थोड़ा सा विराम लेते हैं, वही हमारा सिजूरिया होता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे कैंटो। और कैंटो जो होता है एक सिलेक्शन होता है, डिवीजन होता है किसका? लॉन्ग नैरेटिव पोयम का। जैसे कि हम डिफरेंट कैंटो में छंद में बटी हुई होती है कोई भी पोयम, तो ये कैंटो होते हैं पोयम के भाग। तो दोस्तों बात करेंगे करेक्टर की। करेक्टर क्या होता है? एन इमेजिनरी पर्सन और हु एक्ट्स अपीयर्स और रेफर्ड टू इन ए लिटरेरी वर्क। तो आप देखते होंगे प्ले हमारे फिल्म देखते हैं, सभी वो हमारे काल्पनिक करेक्टर होते हैं। पहले ही जो भी हम प्ले देखते हैं, सीरियल देखते हैं, उसमें लिखा हुआ था कि सभी इसकी कथाएं काल्पनिक हैं। तो फ्रेंड्स यहां से मैं बताना चाहूंगा कि हम जानते सब कुछ है, लेकिन हमें बस पता नहीं होता है। ठीक है। और एक छोटी सी बात, अगर यहां तक आप वीडियो को देख रहे हैं तो मैं कहना चाहूंगा आपसे कि इस वीडियो को देखने के बाद आप एक बार बुक से जरूर पढ़े दोस्तों, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं कायास्मस की। दोस्तों कायास्मस होता है स्पेशली डेलिबरेटली जानबूझकर जो है विरोधाभासी शब्दों का यूज करना। जैसे कि यहां लिखा है वी लिव टू डाई बट डाई टू लिव, यानी कि हम क्या रहते हैं? हम जिंदा रहते हैं मरने के लिए, ना कि मरते हैं हम जिंदा रहने के लिए। जैसे कि मैं कह सकता हूं कि एक मुझे बहुत अच्छा चित्र थे, जब छोटे थे हम और अपने खेतों में हम काम करते थे, तो जो मम्मी पापा ज्यादा काम लेते थे, तो उस समय हम कहते थे कि हम जो है
खाने के लिए कमाते हैं, ना कि कमाने के लिए खाते हैं। जब खाना खाने के समय थोड़ा लेट हो जाते थे, तो अब तो ऐसी बात नहीं है। जैसे मैं इसको इंग्लिश में बता रहा हूं आपको, वन मस्ट टू लिव, वन मस्ट टू ईट टू लिव, नॉट लिव टू ईट। यानी कि हमें जो है खाने के लिए नहीं जीना चाहिए, बल्कि जीने के लिए खाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम बात करें क्लोजेस्ट ड्रामा। तो दोस्तों ड्रामा क्या होता है? ड्रामा टू बी रीड, जिसको स्टेज पर परफॉर्म्स न किया जाए वो हमारा क्लोजेस्ट ड्रामा होता है, केवल पढ़ने के लिए जिसको लेते हैं। बात करेंगे कॉलेज स्कूल। दोस्तों कॉलेज स्कूल दोस्तों एक ग्रुप था जो अर्ली 20th सेंचुरी के क्रिटिक्स थे, तो उनका एक ग्रुप था दोस्तों, जिसमें हमारे वर्ड्सवर्थ, साउथी और कॉलेज आदि जो है उसमें इसमें आते हैं कॉलेज स्कूल में। कॉमिक रिलीफ। तो दोस्तों कॉमिक रिलीफ क्या होता है? एक इंट्रोडक्शन होता है कॉमिक कैरेक्टर, स्पीशीज और सीन्स इन सीरियस और ट्रेजिक वर्क, स्पेशली इन ड्रामाज। यानी कि एक कह सकते हैं कि जब कोई ट्रेजेडी चल रही है, उसमें थोड़ा जो है मजाकिया टाइप में कुछ आ जाए, तो उसको जो हम कॉमिक रिलीफ बोलते हैं, जिससे जो दर्शकों का थोड़ा सा मनोरंजन हो पाए। जैसे कि इसमें लिखा है पोर्टर सीन इन मैकबेथ। तो मैकबेथ में पोर्टर सीन क्या होता है? जब दोस्तों बैंकों को जो है वो बैंकेट रात के भोजन के लिए बुलाते हैं, तो जब उसका मर्डर करने के लिए मैकबेथ कमरे में जाता है, तो लेडी मैकबेथ जो है कमरे पर एक तरीके से जासूसी करती है और किसी को भी अंदर नहीं आने देती कि कभी कोई अंदर आ जाए। तो वो इस तरह की कुछ हरकतें करती है, ठीक है ना? तो आप उसको पढ़ लेना दोस्तों। नेक्स्ट हमारा होगा कर्टेन रेजर। दोस्तों कर्टेन रेजर जो होता है हमारा एक शॉर्ट प्ले होता है, और शॉर्ट प्ले होता है जब तक हमारा मेन प्ले स्टार्ट होता है उससे पहले हमारा जो है एक शॉर्ट प्ले को जो हम कर्टेन रेजर बोलते हैं। दोस्तों बात करेंगे डीकंस्ट्रक्शन की। फ्रेंड्स थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो सकता है, तो पेशेंस बनाए रखें। तो डीकंस्ट्रक्शन जो है एक टर्म है दोस्तों, जो आरंभ होता है किससे? जिसका आरंभ किया था, यह लिखा हुआ है फ्रेंच फिलोसफर, मैंने हाईलाइट किया हुआ है, जैकस ड्रेडा ने। और दोस्तों ये मुख्य रूप से क्या दिखाता है? ये जो शब्द हमारे रिजेक्ट होते हैं और जिनकी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है ढूंढने की, तो इस तरह के शब्दों का जो है डेफिनेट मीनिंग ढूंढने की जो इसमें कोशिश की जाती है। नेक्स्ट हमारा होगा दोस्तों डीन्यूमेंट। तो डीन्यूमेंट दोस्तों क्या होता है? एक ये कह सकते हैं कि स्पष्ट करना, प्लॉट जो होता है प्ले का उसको स्पष्ट करना, और फाइनल रिसोल्यूशन करना प्ले में या नोवेल में, उसको जो है हम डीमोन्यूमेंट बोलते हैं। माफ करना, डीन्यूमेंट, ठीक है ना? और तो नेक्स्ट हमारा होगा इक्लोज। दोस्तों इक्लग जो होता है हमारा एक शॉर्ट पास्टरल पोएम होता है, और दोस्तों इसको जो है हम, या कभी कभी हम कह सकते हैं कि पहले जो आइडियल होता है एक पोएम की फॉर्म जो होती है, पहले इसको हम उसमें अपीयर करते थे, लेकिन उसके बाद में जो है इसको जो है अलग सेपरेट फॉर्म इसकी बना दी गई, और एक शॉर्ट पास्टरल पोएम होती है जिसको जो है हम कभी कभी ब्यूकॉलिक भी जो है बोलते हैं। एपिटाफ। तो एपिटैफ तो आप सब जानते होंगे, जो वर्ड टॉम्ब पर लिखे होते हैं तो उनको जो है एपिटाफ बोलते हैं। जैसे कि शेक्सपियर के टॉम्ब पर कुछ वर्ड लिखे हुए हैं। तो दोस्तों एस्से की बात करते हैं। एस्से जो होगा हमारा, द वर्ड एस्से ड्राइव्स फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड एसी। दो फ्रेंच वर्ड एसी है दोस्तों, वहां से इसको लिया गया है, और इसका मीन्स होता है ट्राई और अटेम्प्ट, यानी कि प्रयास करना या कोशिश करना। और दोस्तों एसे जो होता है एक शॉर्ट नॉन फिक्शन वर्क होता है। दोस्तों शॉर्ट नॉन फिक्शन वर्क ऐसे हमारा होता है, और पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर दोस्तों ये होता है। जैसे कि हम कह सकते हैं डॉक्टर जॉनसन जो है एक परिभाषा दी है उन्होंने, एन एसे इज ए लूज सिली। तो दोस्तों उन्होंने एक परिभाषा दी है, लिखी हुई है, देखिए डॉक्टर जॉनसन की परिभाषा पढ़ सकते हैं। ऑन एसे इज ए लूज सिली ऑफ द माइंड and irregular undigest piece, not a irregular इसको डबल देखिए दोस्तों हो गया तो थोड़ा माफी चाहूंगा। तो नॉट ए रेगुलर एंड ऑर्डरली परफॉर्मेंस। तो इसका जो सबसे पहले जो मॉन्टेग है
फ्रेंच राइटर, उनको एस्से का पिता कहा जाता है दोस्तों। यहां से आप थोड़े कंफ्यूजन हो सकते हैं, लेकिन जो फ्रेंच राइटर मोंटेग हैं उनको सभी प्रकार के एस्से का पिता कहा जाता है, जबकि जो हमारे फ्रैंकिस बेकन है उनको जो है इंग्लिश एस्से के पिता के नाम से जाना जाता है। यहां पर बताना चाहेंगे जो चार्ल्स लैम्ब है, नॉन एज द प्रिंस ऑफ इंग्लिश एस्सेज। और दोस्तों नेक्स्ट होगा हमारा यूलॉजी। तो यूलॉजी जो होता है एक तरीके से स्पीच होता है जो किसी की प्रशंसा में लिखी जाती है, स्पेशली फनरल ओरेशन। मुख्य रूप से जब दाह संस्कार या हम अंतिम अंत्येष्टि किसी की करते हैं उस समय हम उस व्यक्ति की अच्छाई और बुराइयों का वर्णन करते हैं दोस्तों, वही हमारा यूलॉजी होता है। दोस्तों बात करेंगे यूफेमिज्म की। यूफेमिज्म दोस्तों क्या होता है? तो फ्रेंड्स यूफेमिज्म जो होता है एक अनप्लेजेंट जो हमारे विचार होते हैं उनको जो है दर्शाने के लिए होता है। जैसे हैज पास्ट अवे, फोर हैज डाइड, यानी कि वह पास्ट अवे तो गुजर गया, तो उसको बोलते हैं हैज डाइड यानी मर गया। तो जाउंस इज ए यूफेमिज्म फॉर गॉड्स बाउंड्स। तो जाउंस का क्या है दोस्तों? एक यूफेमिज्म है कि गॉड्स बाउंड्स, गॉड का जो है घायल होना। ठीक है। फेबल, दोस्तों फेबल की बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। फेबल ए स्टोरी इन विच एनिमल, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स अपीयर एंड टॉक एंड बिहेव्स लाइक ए ह्यूमन। अगर मैं शुद्ध भाषा में आपको बताना चाहूं तो एक ऐसी कहानी जिसमें जानवर जो है इंसानों की तरह बात करते हैं। दोस्तों यहां पर हाईलाइट पॉइंट होगा जॉर्ज ऑरवेल्स एनिमल्स फार्म, कि जॉर्ज ऑरवेल की एनिमल फार्म। तो हो सकता है कि बहुत सारे दोस्तों को ये समझ में ना आए कि एनिमल फार्म क्या है। तो दोस्तों मैं बताता हूं, एक जब हम छोटे थे तो एक सीरियल आता था मोगली, और मोगली आता था दोस्तों, तो उसमें जानवर थे सभी, बहुत सारे जानवर होते थे, शेर भी, बघेरा भी, और लोमड़ी वोमड़ी जो भी थे वो सब इंसानों की तरह बात करते थे। तो उसको दोस्तों हम बोलते हैं फेबल। जेनर, दोस्तों बात करेंगे जेनर की। तो दोस्तों जेनर जो होता है मुख्य रूप से 3 भागों में होता है, और जो हमारी लिटरेचर है उसका मुख्य पार्ट होता है। और इसके 3 भाग होते हैं, पोएट्री होता है, प्रोज होता है, ड्रामा होता है। तो देखिए जो ड्रामा होता है और पोएट्री प्रोज में हम इसको किस तरह से बांट सकते हैं। तो पोएट्री का जो जीनर होता है दोस्तों, जैसे पोएट्री में हमारे अलग अलग होते हैं, लिरिक, बैलाड, सोनेट, एपिक और ईटीसी। प्रोज में दोस्तों हम फिक्शन की बात करेंगे और नॉन फिक्शन 2 होते हैं। तो फिक्शन का तो यहां मैंने दिया हुआ है, और नॉन फिक्शन मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूं। तो फिक्शन तो आप देख ही रहे होंगे। नॉन फिक्शन में दोस्तों हमारा होता है जैसे कि हमारे बायोग्राफी होती है, ऑटोबायोग्राफी होती है दोस्तों, और रिपोर्ट्स होती हैं, ये सारे एसेज होंगे, हमारे लेटर्स होंगे, ये सारे हमारे जो है नॉन फिक्शन में दोस्तों आ जाएंगे। तो ड्रामा की सीरियस ड्रामा एंड ट्रेजेडी कॉमिक, और ड्रामा, मेलोड्रामा और फार्स। दोस्तों बात करेंगे, लास्ट पॉइंट हमारा दोस्तों होगा होमोफोन्स और होमोनिम्स। तो दोस्तों होमोफोन्स जो होता है, होमोफोन्स स्पेशली वर्ड होते हैं जो प्रोनाउंसिएशन में तो सेम होते हैं लेकिन उनका मीनिंग और स्पेलिंग डिफरेंट होती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है सेल और सेल। तो सेल बेचना और सेल दूसरा होता है हमारा कोशिका। बाई खरीदना, और बाई मीन्स होता है से या द्वारा। तो दोस्तों बात करेंगे होमोनिम्स, जो हमारा आज का अंतिम पॉइंट होगा। होमोनिम्स एक शब्द होता है जो एक तरीके से आइडेंटिकल होता है, यानी बिल्कुल समान होता है प्रोनाउंसिएशन में भी और स्पेलिंग में भी, लेकिन मीनिंग जो है उसका डिफरेंट होता है। एग्जांपल के तौर पर मैंने लिखा हुआ है क्लोज। क्लोज तो दोस्तों क्लोज यानी कि क्लोज शट करना, जैसे कि शट द डोर, क्लोज द डोर। और क्लोज होता है रिलेशन, यानी जब हम किसी सगे संबंध, जैसे कि ही इज माय क्लोज फ्रेंड। नेक्स्ट लिखा है दोस्तों रोज। तो रोज होता है फ्लावर, और रोज होता है राइज की सेकंड फॉर्म। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। कोशिश की है कि आपको अच्छा लगे, और अगर समझ में आया तो दोस्तों बताना। तो फ्रेंड्स आपकी डिमांड के अनुसार मैं आज आपके लिए 3-4 फिगर्स ऑफ स्पीच जो इंपॉर्टेंट है, देखिए जिसमें पैराडॉक्स होगा, लाइटोटीज होगा, पन होगा, उनको दोस्तों मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, जो आपके लिए सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होंगे। तो बने रहिए मेरे साथ में फटाफट,
और वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले लाइटोट्रीज की हम डेफिनेशन को जानने की कोशिश करते हैं। तो इन लाइटोट्रीज एन अफर्मेटिव इज कन्वेड बाय ए नेगेटिव एक्सप्रेशन इज मेड टू सजेस्ट ए स्ट्रॉन्ग अफर्मेटिव सेंस। तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि लाइटोट्रीज में जो है एक हम अफर्मेटिव स्टेटमेंट को जो है या अफर्मेटिव अर्थ को जो है नेगेटिव सेंस में हम एक्सप्रेस करते हैं और वो जो है स्ट्रॉन्ग अफर्मेटिव सेंस में होता है। तो देखिए डेफिनेशन से आपको समझ में नहीं आएगा, मैं एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों हमारा पहला एग्जांपल है नॉट बैड। अब आप सोचेंगे नॉट बैड से दोस्तों सर क्या हुआ है? तो दोस्तों नॉट बैड से होगा हमारा कि वो कह रहा है कि बेकार नहीं है। अगर बेकार नहीं है तो ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छा नहीं है, और दोस्तों बहुत अच्छा नहीं है तो कम से कम अच्छा तो है। देखिए एक कमेंट मेरे दोस्त ने आप ही में से किया था मेरी वीडियो पर, मैं आपको वो कमेंट दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप ये कमेंट देख सकते हैं। देखिए रफीक मोहम्मद साहब है ये, इन्होंने जॉन मिल्टन साहब की जो मैंने पैराडाइज लॉस्ट को डिस्कस किया था उस पर इन्होंने कमेंट किया है नॉट बैड। तो दोस्तों इसका मीन्स ये हुआ कि इनको वीडियो अगर ज्यादा प्रभावित नहीं कर सके तो ये जो है इनको बेकार नहीं लगी, यानी अच्छी है कुल मिला के। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। तो दूसरा दोस्तों हमारा है, देखिए द मैन इज नो फूल। तो फ्रेंड्स द मैन इज नो फूल मीन्स फूल नहीं है तो वो कैसा है, क्लेवर है या बुद्धिमान है, ठीक है। तो आप समझेंगे कि हम एक अफर्मेटिव सेंस को जो है नेगेटिव वे में हम बोल रहे हैं। आई एम नॉट ए लिटिल सरप्राइज्ड, यानी कि मैं थोड़ा सरप्राइज नहीं हुआ। अगर मैं थोड़ा सा सरप्राइज नहीं था तो मैं कैसा था, ग्रेट सरप्राइज, यानी मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गया। आई एम सिटीजन ऑफ नो मीन सिटी। तो दोस्तों मैं सिटीजन हूं नो मीन सिटी मतलब ए सेलिब्रेटेड सिटी का, यानी मैं ऐसे सिटी का नागरिक नहीं हूं कि जहां जो है कह सकते हैं कि हम मीन व्यक्ति रहते हो। तो वो कैसा है, बहुत अच्छे शहर का जो है वो सिटीजन है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, ही इज हार्डली ए आइंस्टीन, यानी कि वह आइंस्टीन नहीं है। और दोस्तों आइंस्टीन को आप जानते हैं कि बहुत ज्यादा बुद्धिमान था, तो वो कह सकते हैं ही इज नॉट स्मार्ट और रादर डम, या तो मूर्ख है लगभग कुछ कुछ और या फिर जो है चालाक नहीं है। तो दोस्तों ये था हमारा। नेक्स्ट हम बात करेंगे पैराडॉक्स। तो दोस्तों पैराडॉक्स जो होता है, पैराडॉक्स इज स्टेटमेंट व्हिच लुक्स एब्सर्ड एंड कॉन्ट्राडिक्टरी बट इज वेल फाउंडेड। पैराडॉक्स जो एक ऐसी सिचुएशन है कि जो हमें देखने में तो विरोधाभास लगते हैं, लेकिन वास्तव में जो वो अगर हम उसके मीनिंग को देखें तो हमें जो है सही जो है उसका मीनिंग निकलता है। तो देखिए दिस इज द बिगिनिंग ऑफ एंड। तो ये क्या देखिए दोस्तों इसमें दो हमें चीजें देखने को मिल रही हैं, एक तो बिगिनिंग और दूसरा एंड, यानी कि ये अंत की शुरुआत है। अब दोस्तों आप सोचोगे कि अंत की कोई शुरुआत होती है, लेकिन यदि हम कहें कि हम किसी चीज से उब चुके हैं तो उसको हम कहेंगे कि उसका कोई समय जो खराब होना शुरू होता है तो हम कहते हैं कि अब ये अंत की शुरुआत है। तो वह देख रहे हैं कि हम बिल्कुल फैक्ट बात हमें जो पता चल रही है। तो देयर इज ओनली वन रूल दैट देयर इज नो रूल। तो देखिए केवल एक नियम है कि कोई नियम नहीं है, बिल्कुल बाकायदे की दोस्तों कि बस एक ही नियम है कि कोई नियम नहीं है, ठीक है। माई जॉब इज टू डू नथिंग, मेरा काम है ना कुछ करने का। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है कि मेरा काम कुछ नहीं करने का, तो विरोधाभास हमें यहाँ देखने में मिल रहा है। यानी दोनों बात जो है माई जॉब है और क्या जॉब है मेरी, कुछ नहीं करने की, पैराडॉक्स है। तो दोस्तों अगर मैं कहूं कि मेरा काम कुछ नहीं करने का है, केवल आपके लिए एक वीडियो बनाने का है, तो बात भी सही है। लेकिन अगर मैं उसके पीछे की उस पर जाऊं कि मुझे जो इसकी स्क्रिप्ट लिखनी होती है, मुझे जो इसके मीनिंग एग्जांपल्स ढूंढने होते हैं, तो उसमें मुझे बहुत सारा समय लगता है। तो दोनों ही बातें मेरी सही हो रही है कि माई जॉब इज टू डू नथिंग, मेरा काम है कुछ नहीं करने का, केवल अपनी जानकारी को आपके बीच में शेयर करने का। देखिए दोस्तों द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। देखिए इसमें जो चाइल्ड है वो फादर, हम कह रहे हैं कि बच्चा जो है मनुष्य का पिता होता है। तो हाउ इज दिस पॉसिबल, ये कैसे संभव है? तो दोस्तों लेकिन जब हम उसकी जो माई हार्ट लीप अप्स जो विलियम वर्ड्सवर्थ जी द्वारा लिखी गई पोयम है, ये वहां से हमारा लिया गया है। और यदि हम बच्चे की जो है चाइल्डहुड हमारे एक्सपीरियंस देखें और एडल्टहुड में हम बात करें तो दोनों जो है समान होते हैं। देखिए कुछ जॉर्ज ऑरवेल जी के कुछ एग्जाम्पल यहाँ मैंने लिए हुए हैं। वार इज पीस एंड इग्नोरेंस इज स्ट्रेंथ, फ्रीडम इज स्लेवरी,
ऑल एनिमल आर इक्वल बट सम आर मोर इक्वल देन अदर्स। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि आप किस तरह से इसको देख सकते हैं। जब सभी जानवर बराबर है तो कुछ जानवर ज्यादा बराबर कैसे हो सकते हैं। तो बिल्कुल पैराडॉक्स बातें हमें यहाँ देखने को मिल रही है। आई मस्ट बी क्रूल टू बी काइंड, ये हमारे विलियम शेक्सपियर जी द्वारा हेमलेट से लिया गया है कि मुझे दयालु बनने के लिए काइंड मतलब काइंड होने के लिए क्रूल होना पड़ेगा। तो क्रूल और काइंड दोनों आपस में विरोधाभास है। और दोस्तों आई नेवर टेल द ट्रूथ, हियर इज द, यहाँ दोस्तों देखिए मैं बताना चाहूंगा आपको, आई नेवर टेल द ट्रूथ, मैंने कभी सच नहीं बोला। तो नेवर टेल द ट्रूथ, तो ये कह रहा है कि जब उसने कभी सच नहीं बोला तो वो अब सच क्यों बोल रहा है। जब वो उसने कभी सच नहीं बोला है तो वो अब ये सच कह रहा है कि मैंने कभी सच नहीं बोला। तो या तो वो अब झूठ बोल रहा है और या अब वो सच बोल रहा है। अगर वो झूठ बोल रहा है दोस्तों तो तब भी पैराडॉक्स बात हमारी सिद्ध होती है, और यदि वो सच कह रहा है तो फिर भी हमारा जो पैराडॉक्स यहां पर हमें मिलता है। दोस्तों नेक्स्ट होगा हमारा पन। तो देखिए पन क्या है, एक ह्यूमरस है, वे ऑफ यूजिंग ए वर्ड और फ्रेज सो दैट मोर देन आर मीनिंग इज सजेस्टेड, यानी कि ऐसे शब्दों को यूज करना जहां हमारा एक ही वर्ड का एक से ज्यादा मीनिंग हमारे निकलते हैं। देखिए आई एम द मेंडर ऑफ बैड सोल्स, दोस्तों ये हमारा लिया गया है विलियम शेक्सपियर जी द्वारा रचित जूलियस सीजर से। तो ये कह रहा है आई एम द मेंडर ऑफ बैड सोल्स। तो बैड सोल्स मीन्स जो बुरे व्यक्ति होते हैं उनको भी हम कह सकते हैं, और बैड सोल्स जो हमारे शूज होते हैं जो उसका तला होता है उसको भी हम सोल्स बोलते हैं। तो यहाँ जो बैड सोल्स है इसके दो मीनिंग जो निकल रहे हैं। देखिए द रिपब्लिकन पार्टी हैज प्लेड इट्स ट्रम्प कार्ड दिस इलेक्शन इन द यूएसए डोनाल्ड ट्रंप फॉर प्रेसिडेंट। अब देखिए यहां पर वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जो रिपब्लिकन पार्टी है यूएसए में उसने क्या है इस बार प्रेसिडेंट के लिए जो है ट्रम्प कार्ड खेला है। अब दोस्तों ट्रम्प कार्ड एक तो हम कह सकते हैं कि ट्रम्प कार्ड यानी कि ट्रम्प का इक्का हम कह सकते हैं, और दूसरा जो है डोनाल्ड ट्रम्प उनका नाम है। तो या तो हम ये कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प को खेल का जो डोनाल्ड ट्रम्प की बात कर रहे हैं हम, और या ये कह सकते हैं कि उसने अपना जो ट्रम्प की चाल चली है। सो फ्रेंड्स एक एग्जांपल और देखते हैं। हमारा जो नंबर 2 है आई नेवर टेल द ट्रूथ, कि मैंने कभी सच नहीं कहा। तो इस वाक्य के हमारे दो मीनिंग निकल रहे हैं, या तो वो अब झूठ बोल रहा है और या सच बोल रहा है। दोस्तों अगर वो सच कह रहा है कि मैंने कभी सच नहीं कहा, ये बात अगर सच है कि वो कभी सच नहीं बोलता तो वो इस समय सच बोल रहा है, और दोस्तों यदि वो सच बोलता है तो वो झूठ बोल रहा है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो एक बार मैं फिर से बताने की कोशिश करता हूं कि आई नेवर टेल द ट्रूथ, वो कह रहा है कि मैंने कभी सच नहीं कहता। तो अगर वो इस बात को बिल्कुल सच कह रहा है कि वो कभी सच नहीं बोलता, तो दोस्तों इस समय वो सच बोल रहा है। और अगर वो सच बोलता है कि कभी कभी सच बोलता है और अब वो ये कह रहा है कि आई नेवर टेल द ट्रूथ, तो वो इस समय झूठ बोल रहा है। तो दोस्तों आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करके जाना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, पहली बार मेरे चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। तो बात करेंगे आज के हम टॉपिक की सोब्रिक्यूट, निकनेम, कॉग्नोमेन और मॉनिकर। तो दोस्तों ये सभी जो होते हैं हमारे उपनाम होते हैं, उपाधि होती हैं हमारे राइटर्स की। तो आइए वन बाय वन जानने की कोशिश करते हैं। तो हमारा पहला हुआ दोस्तों बार्ड ऑफ एवन। तो दोस्तों बार्ड ऑफ एवन जो हमारा होगा विलियम शेक्सपियर होगा। नंबर 2 होगा बार्ड ऑफ ट्विकेहैम। तो फ्रेंड्स यहां पर ये एन गलत लग गया है, ये दोस्तों यहां पर जो एन ये नहीं होगा, तो ये होगा ट्विकेहैम। तो बार्ड ऑफ ट्विकेहैम बोलते हैं दोस्तों अलेक्जेंडर पोप को। नंबर 3 हमारा होगा फादर ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी। तो फादर ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी दोस्तों बोलेंगे एशेल्स को। फादर ऑफ कॉमेडी हमारा होगा अरिस्टोफेनेस। फादर ऑफ तो नेक्स्ट दोस्तों हमारा होगा फादर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म।
तो यूटिलिटेरियनिज्म यानी उपयोगितावाद, जो उसका फादर ऑफ दोस्तों हम कहेंगे जेरमी बेंथम को। फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री दोस्तों जॉफरी चौसर। फादर ऑफ इंग्लिश प्रिंटिंग विलियम कैक्सन। फादर ऑफ पेंगुइन, तो पेंगुइन पेपर बिक्स का जो दोस्तों फादर हो गए वो होंगे एलन लैंड। नेक्स्ट दोस्तों हमारा होगा फादर ऑफ डिटेक्टिव स्टोरी, जो डिटेक्टिव स्टोरी के जो दोस्तों फादर होंगे वो होंगे एडगर एलन। ध्यान रखना एडगर एलन होंगे दोस्तों फादर ऑफ डिटेक्टिव स्टोरी के। फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज किंग अल्फ्रेड, तो दोस्तों किंग अल्फ्रेड को जो है हम फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज के नाम से जानेंगे। अगला दोस्तों हमारा होगा मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन, तो मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन दोस्तों होंगे जॉन वाइक्ले। तो अगले हम बात करेंगे दोस्तों ब्रांचेज ऑफ स्टडी ऑफ लैंग्वेज, यानी कि जो हमारी ब्रांच है स्टडी ऑफ लैंग्वेज की, उससे रिलेटेड कुछ बात करेंगे। तो पहला होगा हमारा मेथडोलॉजी। तो दोस्तों मेथडोलॉजी जो होगा हमारा द साइंस ऑफ मेथड्स, यानी विधियों का विज्ञान। क्या होगा हमारा, ये वन वर्ड में भी दोस्तों आपको काम आ सकता है और यहां भी इस तरह से भी लिटरेचर में भी है, यानी ये जो होगा 2 in 1 आपको एक तरीके से ये वीडियो होगा पूरा। तो नंबर 2 हमारा होगा पेडागोजी। तो फ्रेंड्स पेडागोजी हमारा होगा साइंस ऑफ टीचिंग, टीचिंग का जो साइंस होगा वो होगा हमारा पेडागोजी। नंबर 2 हमारा होगा फिलियोलॉजी। तो दोस्तों फिलियोलॉजी हम बोलेंगे द स्टडी हिस्टोरिकल एंड कंपैरेटिव ऑफ लैंग्वेजेस, यानी कि जो हिस्टोरी है कंपैरेटिव और कंपैरेटिव ऑफ लैंग्वेज की जो हिस्टोरिकल होगी दोस्तों उसकी स्टडी को हम फिलियोलॉजी बोलेंगे। नंबर 2 होगा हमारा फोनोलॉजी, द स्टडी ऑफ द साउंड्स। तो साउंड्स की जो दोस्तों स्टडी होती है हम बोलेंगे उसको फोनोलॉजी। तो आप पढ़ते भी होंगे फोनोटिक्स, होमोफोन, ग्रामोफोन, इस तरह से होमोनिम्स। तो फ्रेंड्स होमोफोन जो होता है वो भी हमारा जो रिलेटेड होता है वो साउंड से रिलेटेड होता है। तो इसलिए जो हमारा होगा फोनोलॉजी दोस्तों वो होगा हमारा द स्टडी ऑफ साउंड ए लैंग्वेज। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे सीमेंटिक्स। तो दोस्तों सीमेंटिक्स जो हमारा होगा द ब्रांच ऑफ फिलियोलॉजी कंसर्न्ड विद मीनिंग, यानी फिलियोलॉजी का जो हम अध्ययन करेंगे एक प्रकार से चिंतन करेंगे उसके अर्थ के साथ में, उसी को हम दोस्तों बोलेंगे सीमेंटिक्स। सेमियोलॉजी दोस्तों सेमियोलॉजी हमारा होगा द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स कंसर्न्ड। तो दोस्तों ब्रांच सेमियोलॉजी जो होगा हमारा द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक, यानी कि जो हमारा भाषा विज्ञान दोस्तों होता है उससे संबंधित हमारा जो है ये सेमियोलॉजी होगा। और दोस्तों इसी में देखिए ये आगे है, ये अलग पॉइंट नहीं है। कंसर्न्ड विद साइंस एंड सिंबल्स के रूप में जो हम उसको पढ़ेंगे तो वो होगा हमारा सेमियोलॉजी। और दोस्तों नेक्स्ट हमारा होगा सेमाटोलॉजी। तो सेमाटोलॉजी दोस्तों हमारा होगा साइंस ऑफ लैंग्वेज एज एक्सप्रेस्ड बाय साइन, किसी भी लैंग्वेज का साइन के रूप में एक्सप्रेस करना, प्रस्तुत करना दोस्तों, उसी को हम बोलेंगे सीमेटोलॉजी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा होगा बिटवीन विच सेट्स ऑफ डेट्स डिड चौसर लिव। तो आंसर दोस्तों हमारा होगा 1340 बिटवीन 1400। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा होगा Q2 होगा हमारा चौसर लिव्ड ड्यूरिंग द रेन्स ऑफ। चौसर जो है जो किसका राज था जिस समय वो जो है रहते थे, तो वो होगा एडवर्ड थर्ड, रिचार्ड थर्ड, माफ करना रिचार्ड सेकंड एंड हेनरी फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों होगा हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द क्लोजेस्ट कंटेम्परेरी ऑफ चौसर। चौसर का क्लोजेस्ट कंटेम्परेरी दोस्तों कौन था, तो वो होगा नेक्स्ट हमारा आंसर हो दोस्तों होगा विलियम लैंगलैंड। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा होगा द 100 इयर्स वार बिगिन इन द 100 इयर्स वार जो था दोस्तों कब शुरू हुआ था, दैट इज बिगिनिंग विद द 14th century। द 100th ईयर वार्स फॉट बिटवीन, जो 100 इयर्स वार था वो किस किस के बीच में लड़ा गया दोस्तों, तो आंसर हमारा होगा इंग्लैंड एंड फ्रांस। सीडमॉन एंड साइनेवुल्फ,
वर टू फेमस पोइट्स। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ेंगे दोस्तों। सीडमॉन एंड साइनेवुल्फ वर टू फेमस पोइट्स। दे वर सीडमॉन और साइनेवुल्फ दो फेमस पोइट्स थे। तो वो कौन थे दोस्तों? वो थे चौसर्स प्रेडिसर्स। चौसर्स प्रेडिसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा होगा, बीवुल्फ इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एंग्लो सैक्सन लिटरेरी वर्क इट इज। तो बीवुल्फ जो है एक इंपोर्टेंट एंग्लो सैक्सन लिटरेरी वर्क था। तो दोस्तों वो होगा हमारा एपिक। हु इज द ऑथर ऑफ बीवुल्फ? बीवुल्फ का ऑथर की बात करें दोस्तों, इट इज एनोनिमस, यानी इनके ऑथर का जो पता नहीं है, ये ऐसे ही है बस। इन विच सेंचुरी डिड नॉर्मन कनक्वेस्ट टेक प्लेस? तो किन सेंचुरी के बीच में जो है नॉर्मन कनक्वेस्ट जो है टेक प्लेस हुआ था दोस्तों? तो वो होता 11th सेंचुरी। क्वेश्चन नंबर 10 होगा, ब्लैक डेथ इज द नेम गिवन टू। ब्लैक डेथ जो है किसका नाम है जिसको दिया गया था? दैट इज एपिडेमिक ऑफ प्लेग द ऑकर्ड इन चौसर्स एज, यानी कि जो चौसर्स के एज में एक प्लेग था, प्लेग का एपिडेमिक था, तो उसको जो है ब्लैक डेथ का नाम दिया गया था। द वार ऑफ रोजेस फिगर्स इन द वर्क्स ऑफ। द वार ऑफ रोजेस फिगर्स दोस्तों किसका नाम है? तो शेक्सपियर का नाम होगा वो। Who of the following is called the morning star of the Reformation? दोस्तों रिफॉर्मेशन का मॉर्निंग स्टार किसको कहा जाता है? तो होगा जॉन विकेल्फ। हाउ many pilgrims in Chaucer's contemporary tales are going on the pilgrimage? चौसस का जो कंटेम्पररी टेल है दोस्तों, कंटेम्पररी टेल्स है वो, तो उसमें कितने यात्री जो है जा रहे हैं? तो उसका आंसर होगा दोस्तों 29। हाउ मेनी पिलग्रिम्स इन द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स रिप्रेजेंट द मिलिट्री प्रोफेशन? आंसर दोस्तों हमारा होगा 3। हाउ मेनी इक्लियास्टिकल कैरेक्टर्स आर पोर्ट्रेड इन द प्रोलॉग? तो हाउ मेनी कैरेक्टर्स इक्लियास्टिकल कैरेक्टर्स आर पोर्ट्रेड इन द प्रोलॉग? तो पोर्ट्रेड में जो है कितने कैरेक्टर इक्लियास्टिकल कैरेक्टर्स हैं दोस्तों? तो आंसर हमारा होगा 8। क्वेश्चन नंबर 16 की हम बात करेंगे दोस्तों। व्हाट इज द नेम ऑफ द इन वेयर द पिलग्रिमेज असेंबल फॉर द नाइट? तो उसका नाम है दोस्तों टाबार्ड इन। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे। इट इज बिलीव्ड दैट द होस्ट एट द इन वाज ए रियल नेम। तो व्हाट इज द रियल नेम ऑफ द होस्ट द इन? तो दोस्तों जो इन में जो होस्ट है उसका रियल नेम क्या है? तो रियल नेम उसका क्या होगा दोस्तों? उसका होगा हैरी बैली। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा होगा, टू विच श्रेन आर द पिलग्रिम्स गोइंग? तो किस श्रेन्स को जो है पिलग्रिम्स जा रहे हैं? तो आंसर होगा हमारा श्रेन ऑफ सेंट थॉमस बकेट एट कैंटरबरी। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा होगा दोस्तों, हाउ मेनी वुमेन कैरेक्टर फिगर इन द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स? जो कैंटरबरी टेल्स का प्रोलॉग है दोस्तों उसमें कितने कैरेक्टर्स फीमेल कैरेक्टर्स फिगर हुए हैं? तो आंसर हमारा होगा 3। क्वेश्चन नंबर 20 होगा, वन ऑफ द टेल्स इन चौसर्स कैंटरबरी टेल्स इज इन प्रोज। तो ये पूछा है कि विच ऑफ दीज, अगर कोई जो चौसर्स का जो कैंटरबरी टेल्स है दोस्तों उसमें कोई अगर फिगर कोई टेल्स प्रोज में है तो वो कौन सी है दोस्तों? आंसर हमारा होगा पार्सन्स टेल। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे। वन ऑफ द पोर्ट्रेट्स इन द प्रोलॉग इज दैट ऑफ वाइफ ऑफ बाथ। व्हाट इज बाथ? जो उनमें से वन पोर्ट्रेट जो तो प्रोलॉग है वो है वाइफ ऑफ बाथ। तो वो बाथ क्या है दोस्तों? आंसर हमारा होगा द नेम ऑफ द टाउन टू विच शी बिलोंग्ड। क्वेश्चन नंबर हमारा 22 होगा दोस्तों, ही वॉज एज फ्रेश एज द माउथ ऑफ मे, यानी कि वह इतना फ्रेश है जितना कि मंथ ऑफ मे, यानी मंथ का जो महीना होता है मई का, वो उस तरह से फ्रेश है। दिस लाइन्स ओकर्स इन द प्रोलॉग। तो ये किस प्रोलॉग में लाइन्स जो ओकर हुई हैं? तो होम डज दिस लाइन रेफर टू? आगे भी क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि ये किसको जो है ये समर्पित है? तो दोस्तों आंसर हमारा होगा द स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 23 होगा, हु इज द ऑथर ऑफ ट्रोइलस एंड क्रिसाइड? तो क्रिसाइड और ट्रोइलस कौन है दोस्तों? तो आंसर हमारा होगा चौसर। हु इज द ऑथर ऑफ पियर्स ऑफ प्लोमेन? तो पियर्स ऑफ प्लोमेन का दोस्तों ऑथर कौन है? आंसर हमारा होगा विलियम लैंगलैंड। क्वेश्चन नंबर 25 से और दोस्तों 30 तक जो हमारे होंगे, देखिए 29 तक जो दोस्तों क्वेश्चन हमारे होंगे 30 तक वो फिलिप्स के रूप में होंगे।
तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 हमारा होगा। देखिए फिलअप से शुरू में, और मैं आगे से क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं। वाज ए प्रोमिनेंट प्रोज राइटर ऑफ द एंग्लो सैक्सन पीरियड। तो आंसर दोस्तों हमारा होगा वेनर एबल बेड। वेनर एबल बेड जो है एक प्रोमिनेंट प्रोज राइटर हुए हैं हमारे एंग्लो सैक्सन पीरियड के रूप में। क्वेश्चन नंबर 26 में फिलअप शुरू में दिया गया है इस चौसर्स प्रोज वर्क, यानी चौसर्स का प्रोज वर्क दोस्तों होगा, तो होगा दोस्तों ट्रीटाइज ऑन द एस्ट्रोबल। क्या आंसर होगा दोस्तों? ट्रीटाइज ऑन द एस्ट्रोबल। क्वेश्चन नंबर 27 दोस्तों होगा द वार ऑफ रोजेस वाज फॉट बिटवीन। जो रोजेस का वार था दोस्तों वो लड़ा गया था द हाउस ऑफ यॉर्क एंड द हाउस ऑफ लैनचेस्टर के बीच में, जो दोस्तों वो लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा होगा द लीजेंड ऑफ किंग आर्थर एंड हिज नाइट्स ऑफ राउंड टेबल वाज फर्स्ट रिलेटेड इन। दोस्तों जो लीजेंड है किंग आर्थर और उसका जो नाइट्स है, यानी जो सम्राट कुछ भी कह सकते हैं इसको, ऑफ द राउंड टेबल, तो वाज फर्स्ट रिलेटेड इन, तो वो प्रथम जो है किससे रिलेटेड है? तो दोस्तों हमारा आंसर होगा लेमॉन्स ब्रूट। किससे रिलेटेड है दोस्तों? वो लेमॉन्स ब्रूट से रिलेटेड है। और दोस्तों फिर से नया क्वेश्चन देखते हैं 29। फिर से शुरू में स्थान फिल करने के लिए दिया गया है, और क्वेश्चन होगा हमारा दोस्तों ऑफ चौसर डज नॉट बिलोंग टू चौसर्स इटालियन पीरियड। तो दोस्तों यानी कि कौन था कि वो चौसर्स के जो है इटालियन पीरियड से बिलोंग नहीं करता था दोस्तों, वो होगा हमारा कैंटरबरी टेल्स, यानी कैंटरबरी टेल्स ऑफ चौसर डज नॉट बिलोंग टू चौसर्स इटालियन पीरियड। चौसर्स की जो कंटेम्पररी टेल्स है चौसर्स की, वो जो है चौसर्स के इटालियन पीरियड से बिलोंग नहीं करती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा होगा 30। चौसर वाज नॉट इंडेबिटेड फॉर हिज सोर्सेज टू। तो ये दोस्तों किसने कहा था? तो होमर के दोबारा जो ये लाइन कही गई है होमर। तो हमारा पहला जो दोस्तों प्रश्न होगा आज का वो होगा व्हाट इज मीन्ड बाय पैरोसिडी। तो दोस्तों पैरोसिडी का मीनिंग क्या होता है? तो आंसर में देखेंगे इट इज ए साइंस ऑफ ऑल वर्स फॉर्म्स पोइट्री मीटर्स एंड रिदम्स। तो दोस्तों ये क्या है? एक साइंस है सभी वर्ष का, चाहे तो वो पोइट्री की मीटर्स हो और चाहे वो रिदम्स हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा होगा व्हाट इज मेंट बाय रिटोरिक। तो दोस्तों रिटोरिक का मीन्स क्या होता है? तो रिटोरिक दोस्तों आर्ट ऑफ यूजिंग लैंग्वेज इफेक्टिवली और इम्प्रेसिवली। किसी भी भाषा को या किसी भी प्रश्न को इफेक्टिवली और इम्प्रेसिवली दोस्तों बोलना ही हमारा रिटोरिक होता है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे दोस्तों, व्हाट इज ए हीरोइक कपलेट। तो हीरोइक कपलेट क्या है? तो इट इज ए 2 लाइन स्टैंजा हैविंग 2 राइमिंग लाइंस इन आयम्बिक पेंटामीटर। एक 2 लाइन का स्टैंजा दोस्तों जो एक राइमिंग होती है उसकी अपनी, और आयम्बिक पेंटामीटर में दोस्तों वो होता है, उसको हम जो है हीरोइक कपलेट बोलते हैं। व्हाट इज मीन्ट बाई इंजाम्बेड कपल्स। तो दोस्तों इंजाम्बेड कपलेट्स क्या होता है? तो इंजाम्बेड कपलेट्स दोस्तों होगा हमारा द कपलेट्स इन विच द सेंस रन्स ऑन फ्रॉम वन कपलेट टू अनदर। एक ऐसा सेंस दोस्तों जो एक कपलेट से दूसरे कपलेट में जाता है, या हम ये कहें कि पहले कपलेट को पहली लाइन को ख़त्म किए बिना दूसरी लाइन में पहुंच जाना दोस्तों हमारा जो है इंजाम्बेड कपलेट्स होता है। क्वेश्चन नंबर 5 होगा दोस्तों व्हाट इज एन अलेक्जेंड्राइन। तो दोस्तों अलेक्जेंड्राइन क्या होता है? तो अलेक्जेंड्राइन जो है दोस्तों ए लाइन ऑफ 6 आइम्बिक फीट ओकेशनली यूज्ड इन ए हीरोइक कपलेट। एक 6 लाइन्स का दोस्तों आइम्बिक फीट होता है जो ओकेशनली जो है हीरोइक कपलेट्स में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे व्हाट इज टेर्जा रिमा। तो टेर्जा रिमा या टेर्जा राइमा दोस्तों होता है हमारा ए रन ऑन 3 लाइन स्टेंजा विद ए फिक्स्ड राइमिंग स्कीम। एक फिक्स राइम स्कीम के साथ में 3 लाइन का हमारा स्टेंजा जो है हम टेर्जा रिमा या टेर्जा राइमा उसको हम बोलते हैं। व्हाट इज राइम रॉयल स्टेंजा। तो दोस्तों राइम रॉयल स्टेंजा इज ए 7 लाइन स्टेंजा इन आइम्बिक पेंटामीटर। 7 लाइन का एक स्टेंजा होता है और आइम्बिक पेंटामीटर में होता है, उसको हम राइम रॉयल दोस्तों कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा व्हाट इज ओटेवा रिमा। ओटेवा रिमा दोस्तों क्या है?
तो इट इज़ एन 8 लाइन स्टैंजा इन आइम्बिक पेंटामीटर विद ए फिक्स्ड राइम स्कीम। एक फिक्स्ड राइम स्कीम के साथ में जो 8 लाइन का स्टैंजा हमारा होता है आइम्बिक पेंटामीटर में, उसी को दोस्तों हम ओटेवा रीमा कहते हैं। और जो हमारा मिल्टॉनिक सोनेट अगर हम बोले तो दोस्तों उसकी जो पहली लाइन है उसको भी हम जो है ऑक्टेव यानी वो 8 लाइन का होता है, तो उसी तरह से हम इसको ओटेवा रीमा कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा का व्हाट इज स्पेंसरियन स्टैंजा। तो स्पेंसरियन स्टैंजा दोस्तों क्या है? इट इज ए 9 लाइन स्टैंजा कंसिस्टिंग ऑफ 2 क्वार्टरंस इन आइम्बिक पेंटामीटर। 2 क्वार्टरंस के साथ में दोस्तों क्या है, एक 9 लाइन का जो है स्टैंजा होता है। इसमें एक जो है अलेक्जेंड्राइन लाइन दोस्तों बाद में होती है, ये देखिए लिख भी रहा है राउंड ऑफ विद एन अलेक्जेंड्राइन। तो व्हाट इज ब्लैंक वर्स? तो ब्लैंक वर्स क्या है दोस्तों? ब्लैंक वर्स हैज़ ए मीटर बट नो राइम। ब्लैंक वर्स में दोस्तों वर्स होता है लेकिन कोई भी राइम स्कीम नहीं होती, जैसे कि जो मिल्टन जी की हमारी पैराडाइज लॉस्ट दोस्तों ब्लैंक वर्स में लिखी हुई है। विच पार्ट ऑफ ए मिल्टॉनिक सोनेट इज कॉल्ड ऑक्टेव। तो दोस्तों जैसे मैंने पहले भी ऊपर बताया था, जब ओटेवा रीमा बताया था कि सोनेट का जो है जो मिल्टॉनिक सोनेट होती है उसका कौन सा पार्ट जो है ऑक्टेव यानी उसका जो है ऑक्टेव कहलाता है। तो आंसर हमारा होगा द फर्स्ट 8 लाइन्स ऑफ ए सोनेट। जो मिल्टॉनिक सोनेट, इटालियन सोनेट या पेट्राकन सोनेट हम उसको बोलते हैं, उसकी जो फर्स्ट 8 लाइन्स हमारी होती हैं उसको हम जो है ऑक्टेव बोलते हैं। व्हाट इज ए सिमली? सिमली क्या है दोस्तों? तो सिमली होता है इट इज ए कंपैरिजन बिटवीन 2 थिंग्स विच हैव एट लीस्ट 1 पॉइंट कॉमन। 2 थिंग, 2 व्यक्ति ऐसे कि जो कम से कम एक पॉइंट पर जो है समान हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा होगा व्हाट इज अ मेटाफर। तो मेटाफर दोस्तों क्या होता है? मेटाफर इज ए कंडेंस फ्रॉम ऑफ सिमली। यानी कि जो मेटाफर है दोस्तों वो सिमली का ही हमारा रूप है लेकिन उसको छोटा हो जाता है। सिमली में अगर हम कहें कि सिमली में जो है हम एज सो लाइक का प्रयोग करते हैं और मेटाफर में कम वर्ड हो जाते हैं तो उसमें एज सो लाइक का प्रयोग नहीं होता है। एक एग्जाम्पल मैं आपको ओरली यहाँ बता रहा हूँ। अगर मैं कहूँ ही इज़ लाइक ए लॉयन तो यहाँ पर दोस्तों सिमली होगा, और अगर हम कहें ही इज़ अ लॉयन तो यहाँ मेटाफर होगा। पहले में हमने लाइक शब्द का प्रयोग किया कि लाइक ए लॉयन, और दूसरे में हमने उसको लॉयन बता दिया। यानी जब हम तुलना करेंगे सा सी से के लॉयन के जैसा तो वहाँ हमारा होगा सिमली, और जब हम उसको वो ही बना देंगे मतलब उसके जैसे तुलना कर देंगे तो दोस्तों वो हो जाएगा हमारा मेटाफर। व्हाट इज हाइपरबल? तो दोस्तों हाइपरबल क्या है? तो इट इज़ एन एग्जैगरेटेड स्टेटमेंट फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस। यानी कि एक एग्जैगरेटेड जो है स्टेटमेंट होता है दोस्तों, यानी किसी भी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताना और उस पर जोर डालना जो है हमारा हाइपरबल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओनोमोटोपिया। निम्नलिखित में से ओनोमोटोपिया का दोस्तों एक एग्जाम्पल है। तो यहाँ आंसर दोस्तों हमने दिया हुआ है मर्मर्स हॉन्ट ऑफ फ्लाइज ऑन समर ईव्स। तो इस तरह का आपको वहाँ दे सकता है एग्जाम में और पूछ सकता है कि निम्नलिखित जो है एक एग्जाम्पल किसका है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीमोरॉन। तो ऑक्सीमोरॉन का दोस्तों एग्जाम्पल यहाँ पर होगा देयर इज ए काइंड क्रूल्टी इन द सर्जन्स नाइफ। यानी जो सर्जन्स का जो नाइफ होता है दोस्तों, एक चिकित्सक का जो हम बोल सकते हैं ब्लेड होता है, वो कैसा होता है? उसमें दयावान जो है कटुता छिपी हुई होती है। व्हाट इज ए पन? तो पन क्या होगा दोस्तों? ए क्लेवर एंड अम्यूजिंग यूज ऑफ ए वर्ड और फ्रेज विद 2 मीनिंग्स। यानी एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि शब्दों के साथ खेलना दोस्तों पन होता है। एक एग्जाम्पल मैं आपको दोस्तों हम बता रहा हूं। उस एग्जाम्पल को दोस्तों मैंने जो है अपनी जो फिगर्स ऑफ स्पीच का वीडियो बनाया था उसमें बताया था। तो जैसे कि जूलियस सीजर प्ले है दोस्तों शेक्सपियर जी द्वारा लिखा हुआ, तो उसकी एक पंक्ति है। तो वो कहते हैं दोस्तों उसमें जो कहते हैं कि आई एम द मेंडर ऑफ सोल, यानी मेंडर ऑफ बैड सोल।
यानी कि मैं जो है जो बुरे जो वो होती हैं उसको जो बैड सोल्स को जो मैं ठीक करता हूँ। तो दोस्तों बैड सोल्स का मीन्स यहाँ डबल जाता है। एक तो जो बैड करेक्टर होता है उसके लिए भी सोल जाता है कि सोल मीन्स आत्मा भी होता है दोस्तों, और सोल मीन्स जो हमारे सूज होते हैं उसका जो है बॉटम भी होता है। तो टू इरर इज ह्यूमन टू फॉरगिव इज डिवाइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो दोस्तों फॉरगिव इज मतलब एरर इज ह्यूमन और फॉरगिव इज डिवाइन। तो एक एग्जाम्पल दोस्तों हमारा होगा एंटीथेसिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा 19, वेयर ए मॉडिफायर यूजुअली एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज ए नाउन अदर देन द पर्सन और थिंग इट इज एक्चुअली डिस्क्राइब्ड एज। जब एक मॉडिफायर या हम स्पेशली कहें कि सामान्यतः एक एडजेक्टिव जो है किसी नाउन से दूसरे नाउन या पर्सन थिंग की जो है तुलना होती है, तो उसको जो है दोस्तों हम एक तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट के रूप में। तो यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है, द प्लॉगमैन होमवर्ड प्लॉट्स हिज वेरी वे। तो फ्रेंड्स यहाँ जो हमारा जो ट्रांसफर एपिथेट होगा वो होगा हमारा वेरी वे, यानी कि एक तरीके से थका हुआ रास्ता। तो नेक्स्ट दोस्तों हमारा होगा साइट एंड एग्जाम्पल ऑफ एपोस्ट्रोफ। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, एपोस्ट्रोफ का एग्जाम्पल आपको दिखाना है। तो यहाँ लिखा हुआ है ओ सॉलिट्यूड वेयर आर दाई चार्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा होगा द रिपीटेशन ऑफ सिमिलर वोवल। रिपीटेशन ऑफ सिमिलर वोवल साउंड्स इज कॉल्ड। अगर किसी भी वाक्य के किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में, सेंटेंस के फ्रेज के स्टार्टिंग में हमारा वोवल साउंड्स रिपीट होता है तो दोस्तों वहाँ हमारा एजेनेंस होगा। क्वेश्चन नंबर 22 होगा मेटाफिजिकल कंसीट इज ए बेसिकली ए। तो मेटाफिजिकल बेसिकली किस प्रकार से कंसीट होता है, तो उसको हम सिमली के रूप में कंसीट कर सकते हैं, और मेटाफर को दोस्तों हम हिडन सिमली के नाम से भी जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा होगा द लाइन वेयर रूइनिड क्वायर्स वेयर लेट द स्वीट बर्ड सेंग कंटेंस फीट आर। तो दोस्तों एक एग्जाम्पल जो हमारा होगा ये हाइपर मैट्रिकल का एग्जाम्पल जो हमारा होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा 24 स्ट्रोप एंटी स्ट्रोप एंड इपोड आर द कंपोनेंट्स ऑफ। तो स्ट्रोप एंटी स्ट्रोप और इपोड जो दोस्तों कंपोनेंट होंगे वो हमारे होंगे पिंडारिक ओड के। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पोएट्री फॉर्म्स। तो पहला क्वेश्चन होगा मेरा हाउ मेनी लाइंस डज ए सोनेट हैव। तो ए सोनेट हैव 40 लाइंस। दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, लगभग 25 से 26% मैंने इसमें रखे हैं, और जल्दी ही मैं दूसरी इस पे जो क्वेश्चन जैसे और प्रिपेयर होते हैं इसके और टॉपिक इसी टॉपिक के ऊपर तुरंत मैं वीडियो उसकी बनाकर अपलोड कर दूंगा। व्हाट इमोशन डज ए सोनेट हैव। तो इमोशन जो है वो जनरली लव को जो है इंडिकेट करती है, एक्सप्रेस करती है। क्वेश्चन नंबर 3 होगा, ये 2 2 बार लिख गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा व्हाट आर द 2 मेन ब्रॉड डिविजन्स ऑफ सोनेट। तो जो 2 मेन डिविजन्स है, तो जो 2 मेन पार्ट हैं सोनेट के वो हैं ऑक्टेव एंड सेस्टेट। तो फ्रेंड्स ऑक्टेव एंड सेस्टेट को एक्सप्लेन करने की मुझे आवश्यकता नहीं है, वो आप बेहतर जानते होंगे अच्छी तरीके से। तो हाउ मेनी लाइन्स डज ए ऑक्टेव हैव 8 लाइन्स, और हाउ मेनी लाइन्स डज सेस्टेव हैव 6 लाइन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हु इन्वेंटेड द सोनेट। तो फ्रेंड्स सोनेट का जो आविष्कार था वो किसने किया था। तो जो सोनेट का आविष्कार था वो जियाकोमो डी है फ्रेंड्स, डी लेंटेनी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 6 होगा हु आज जियाकोमो डी लेंटेनी। तो जियाकोमो डी लेंटेनी जो थे वो कौन थे, तो हेड ऑफ सिलिसियन जो स्कूल था इटली का, वो वहाँ के जो है हेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हु प्रोसीड इट लेटर। इट मीन्स सोनेट से है हमारा तात्पर्य कि बाद में सोनेट को जो है किसने प्रोसीड यानी आगे बढ़ाया था, तो वो थे पेट्राच। फ्रेंड्स थोड़ी सी यहाँ मिस्टेक हो गई है पेट्राच की स्पेलिंग में, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको एडजस्ट कर लेना। तो पेट्राच द इटालियन पोइट थे जो उन्होंने जो बाद में सोनेट को आगे बढ़ाया। और जो उनकी जो सोनेट थी क्वेश्चन नंबर 8 में कि होम ही डेडिकेटेड हिज सोनेट, की उन्होंने अपनी जो सोनेट थी उन्हें किसको समर्पित किया था। तो उनकी एक बिलव्ड थी प्रेमिका थी लाउरा, तो उनको जो उन्होंने समर्पित किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, टू होम डज द क्रेडिट गो टू इंट्रोड्यूस सोनेट्स इन इंग्लैंड। तो दोस्तों इंग्लैंड में जो है सोनेट को आगे या जो उसकी उत्पत्ति है उसका श्रेय किसको जाता है, तो वो होगा हमारा सर थॉमस वेट। राइम स्कीम ऑफ पेट्राचन सोनेट, जो पेट्राचन सोनेट होती है उसकी राइम स्कीम होती है ए बी बी ए सी डी, और इसमें और भी हो सकती है डी सी भी हो सकती है, डी सी डी भी हो सकती है, वेरियस जो है इसमें राइम स्कीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, व्हाट इज द इंग्लिश मॉडल ऑफ सोनेट। तो इंग्लिश का जो इंग्लिश मॉडल है वो कौन सा है, तो शेक्सपियर की जो द्वारा लिखी गई सोनेट है वो हमारी इंग्लिश सोनेट का मॉडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट। तो शेक्सपियरियन सोनेट की जो राइम स्कीम है वो क्या है, तो वो राइम स्कीम है ए बी सी डी ई एफ और फ्रेंड्स ये है जी, ये होगी और ये जो है ये जी और जी, यानी कि 3 क्वार्टर और 1 कपलेट। व्हाट इज द स्टाइल यानी स्ट्रक्चर ऑफ द शेक्सपियरियन सोनेट, तो वो अभी मैंने बताया था 3 क्वार्टर और 1 कपलेट वही है। व्हाट इज क्वार्टरन, क्वार्टरन क्या है, तो क्वार्टरन जो है 4 लाइन्स स्टैंजा ऑफ ए पोएम कॉल्ड क्वार्टरन। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, व्हाट मीटर डज ए सोनेट हैव। तो जनरली आयम्बिक पेंटामीटर में जो लिखी हुई होती है ये। व्हाट मीटर यूज हीरोइक कपलेट, तो हीरोइक कपलेट भी जो है आयम्बिक पेंटामीटर में होते हैं। हाउ मैनी लाइन्स, फ्रेंड्स यहाँ है हाउ मैनी लाइन्स डज ए हीरोइक कपलेट हैव, तो जनरली 2 और 3 लाइन्स इसमें भी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, व्हाट डू यू मीन बाय डिक्शन। तो डिक्शन एक वर्ड आ सकता है आपको, लिटरेरी टर्म्स है, तो क्या है, तो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स कंपोजिशन, जो हमारा पैराग्राफ होता है उसके लिए शब्दों का चयन करना ही जो हमारा डिक्शन कहलाता है। हाउ मेनी सिलेबल्स इन ईच लाइन ऑफ हीरोइक कपलेट, तो हीरोइक कपलेट में कितनी लाइन होती हैं, तो कितने सिलेबल्स होते हैं प्रत्येक लाइन में, लगभग 10 सिलेबल्स। द चीफ ट्रेड्स ऑफ लिरिक, तो इमोशन एंड म्यूजिक है। हु इज द, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, हु इज द चीफ ग्रेटेस्ट लिरिक पोइट ऑफ इंग्लैंड, तो पीबी शैले होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज लॉन्गर ए लिरिक और एन ओड, तो क्वेश्चन नंबर आंसर सही होगा, ओड इज लॉन्गर देन लिरिक। हु इन्वेंटेड द ओड, तो ओड का जो आविष्कार था वो लैटिन पोइट पिंडार ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हु इज द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ ओड्स इन इंग्लैंड, तो दैट इज जॉन कीट्स। तो फ्रेंड्स ये लगभग 25 क्वेश्चंस थे और आज का हमारा टॉपिक होगा, बहुत छोटा सा टॉपिक है, द ओड। दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, वीडियो के अंत में 10 क्वेश्चंस की एक छोटी सी क्विज है, आप उसको भी अटेम्प्ट कीजिए। अगर अच्छे से आप इस वीडियो को देखते हैं तो आई होप आप जो है सारे प्रश्नों को बहुत अच्छे से सोल्व कर लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द ओड। और जो ओड है दोस्तों हमारा टॉपिक है, टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए बहुत यूजफुल होगा। तो देखिए शुरू करते हैं, यहां से हमने लिखा हुआ, थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एन ओड इज ए लॉन्ग लिरिक पोएम। ओड क्या है दोस्तों, एक लॉन्ग लिरिक पोएम है। सीएस एंड एलोबरेटेड इन इट्स स्टैंजिक स्ट्रक्चर, जो इसका स्टैंजिक स्ट्रक्चर है दोस्तों उसमें किसी गंभीर टॉपिक पर भी हो सकता है और वो गंभीर टॉपिक जो है विस्तृत भी हो सकता है। इट इज यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ एड्रेस टू एन ऑब्जेक्ट और द पर्सन अबाउट विच और होम इट इज रिटन। तो ये कैसा होता है कि जो किसी पर्सन या किसी ऑब्जेक्ट के विषय में ये एड्रेस होता है जिसके विषय में विशेष रूप से लिखा हुआ है। और इसको मैंने हाईलाइट किया, द ओड इज ऑफ ग्रीक ओरिजिन, और इसका जो ओरिजिन माना जाता है, ओड की जो उत्पत्ति मानी थी दोस्तों ग्रीक शब्द से मानी जाती है। इट इज ए सीरियस एंड डिग्निफाइड पोइटिक, और ये कैसा है, गंभीर और गौरवशाली या भव्य भी हम इसको कह सकते हैं, भव्य एक काव्यात्मक छंद है। जनरली इन राइम एंड लॉन्गर देन ए लिरिक, और राइम इसमें होती है लेकिन क्या होता है, ये जो लिरिक होता है हमारा, एक जो गीत होता है उससे क्या होता है, ये
थोड़ा विस्तृत रूप लिए हुए होता है। द लैटिन पोइट पिंडार इन्वेंटेड दिस फॉर्म। देखिए बहुत अच्छा पॉइंट है और बहुत ही अच्छी लाइन है। द लैटिन पोइट पिंडार इन्वेंटेड दिस फॉर्म। जो लैटिन पोइट थे पिंडार, उन्होंने इस फॉर्म का जो है उत्पत्ति या आविष्कार जो है किया था। In 19th century, John Keats was the greatest writer of ode। और 19th century में आफ्टर पिंडार 19वीं शताब्दी में जो कीट्स हैं वो सबसे बड़े ओड राइटर हुए हैं। अगर ओड्स के दोस्तों क्लासिफिकेशन की बात करें या काइंड्स की बात करें हम, तो उसको हम बांट सकते हैं पिंडारिक ओड, होरेशियन ओड, इंग्लिश ओड और इरेगुलर ओड। तो इसको वारी वारी से थोड़ा थोड़ा हम देख लेते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा दोस्तों। तो पिंडारिक ओड की बात करते हैं जैसे कि, तो इट इज ए रेगुलर ओड। क्या है ये? एक रेगुलर ओड है और इट वाज इन्वेंटेड बाय ग्रीक पोइट पिंडार। जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि जो इसकी ओरिजिन है और इन्वेंटेड जो किया गया था ये पिंडार के माध्यम से किया गया था, जो ग्रीक पोइट थे। तो इसलिए इसकी उत्पत्ति जो है ग्रीक वर्ड से जो है मानी जाती है। दिस काइंड ऑफ ओड इज इरेगुलर ओड। इस तरह का ओड जो होता है वो इरेगुलर होता है, एनिमेट होता है, एंड डिवाइडेड इनटू स्ट्रोफ, एंटी स्ट्रोफ एंड इपोड। दोस्तों ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है, इससे अक्सर पोर्शन, इससे ही क्वेश्चन यहां से बनेगा कि स्ट्रोफ, एंटी स्ट्रोफ और एंड इपोड इज द काइंड्स ऑफ विच टाइप ऑफ ओड। तो ठीक है ना, या इस तरह से पूछ लेगा पिंडारिक ओड इज डिवाइडेड इनटू, इसी को जो आपसे आगे पीछे करके पूछ लेगा। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी चेक कर सकते हैं और उसमें भी जो है इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये जो है स्ट्रोफ, एंटी स्ट्रोफ एंड इपोड, इनमें जो है बटा हुआ था। इट वाज आल्सो कॉल्ड कोरल ओड। इसको कोरल ओड भी जो है हम कहते हैं। नंबर 2 दोस्तों हमारा आएगा होरेशियन ओड। तो होरेशियन ओड जो होता है हमारा, होरेशियन ओड इज इन्वेंटेड बाय रोमन पोइट होरेस। ये रोमन के पोइट हुए थे होरेस, ये उनके द्वारा जो है इसको इन्वेंटेड किया गया था और पब्लिश्ड इन 23 BC और 223 ईस्वी पूर्व जो इसको पब्लिश किया गया था। इट्स स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल। इसका जो स्ट्रक्चर था दोस्तों कैसा होता है, बहुत ही सिंपल होता है और इट हैज नो डिवीजन ऑफ स्ट्रोफ, एंटी स्ट्रोफ एंड इपोड। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था दोस्तों कि जो पिंडारिक ओड था वो स्ट्रोफ, एंटी स्ट्रोफ और इपोड में डिवाइड था, तो यहाँ जो है ये डिवाइड इसमें नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, हमारा होगा इंग्लिश ओड। तो इंग्लिश ओड की जब बात करेंगे दोस्तों, तो इंग्लिश ओड्स रिटन बाय शेले एंड कीट्स। जो शेले और कीट्स थे उनके द्वारा जो है इंग्लिश ओड को लिखा गया है। एंड नीदर होरेशियन नॉर पिंडारिक। तो जो कीट्स है जो वो थे, ना तो वो होरेशियन थे और ना ही पिंडारिक थे। दे आर कॉल्ड इंग्लिश और रेगुलर ओड। तो इस प्रकार का जो इंग्लिश ओड है उसको हम क्या कहते हैं, जो ओड्स ना तो होरेशियन हो और ना ही हमारा कैसा हो, पिंडारिक हो, तो उसको दोस्तों हम बोलेंगे इंग्लिश और रेगुलर ओड्स। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इरेगुलर ओड। तो दोस्तों इरेगुलर ओड जो होता है हमारा 4th टाइप, और इसको हम क्या कहते हैं, कावेलियन ओड भी जो हम कहते हैं। तो द 4th टाइप ऑफ ओड इज द इरेगुलर और कावेलियन ओड। तो दोस्तों थोड़ी सी मैं आपसे बताना चाहूंगा कि प्रोनाउंसिएशन पे ना जाएं, क्योंकि देखिए मैं ज़्यादा बहुत बड़ा एक स्पीकर नहीं हूँ, तो हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, इग्नोर इट एंड एंजॉय वीडियो। तो इरेगुलर ओड जो होता है हमारा, द 4th टाइप ऑफ ओड इज इरेगुलर और कावेलियन ओड, नेम्ड आफ्टर द 18th सेंचुरी पोइट अब्राहम कावली। तो इस तरह का जो ओड है दोस्तों वो हमारा होगा जो 4थे टाइप का ओड है, उसको हम या तो इरेगुलर ओड कहेंगे या कावेलियन ओड कहेंगे, जिसका जो है ये नामकरण जो पड़ा था 18वीं शताब्दी के जो पोइट हुए थे हम अब्राहम कावली। कौन हुए थे? अब्राहम कावली। तो उनके नाम पर जो है इसका पड़ा था। तो फ्रेंड्स ये था हमारा थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पोर्शन, और चलिए अब अपनी क्विज को देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स यदि आपने वीडियो को अच्छे से समझा है और अच्छे से देखा है, तो अब जो है हम क्विज की तरफ चलते हैं। और पहला जो हमारा होगा, देखिए इसमें
पहला क्वेश्चन होगा हमारा, अवर बर्थ इज बट ए स्लीप एंड फॉरगेटिंग, इन विच ओड डज दिस फेमस लाइन ओकर। तो ये जो लाइन है ये कहां से ली गई है दोस्तों? तो ये फेमस लाइन देखिए, ये ली गई दोस्तों हमारे वर्ड्सवर्थ इमॉर्टैलिटी ओड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज रिटन एन ओड टू थॉमस मूर। तो थॉमस मूर जो ओड था वो किसने लिखा है थॉमस मूर के लिए? तो दोस्तों बायरन, कीट्स, शैले और वर्ड्सवर्थ। तो सही ऑप्शन होगा हमारा बायरन। क्वेश्चन नंबर 3 होगा, हु हैज द पोइट ऑफ, देखिए हु हैज द पोइट हैज रिटन एन ओड टू हिमसेल्फ। तो ऐसे कौन से जो हमारे पोइट थे जिन्होंने जो है अपने लिए वो जो है केवल खुद के लिए ही ओड लिखा था? तो सही आंसर बताइए। तो दोस्तों सही आंसर हमारा होगा बेन जॉनसन। अब तक आपने अपना आंसर पिक कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रोप, एंटी स्ट्रोप एंड इपोड इन ए पिंडारी कोड आर। तो दोस्तों स्ट्रोप, एंटी स्ट्रोप मैंने बताया था कि इसी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये देखिए क्वेश्चन आ चुका है कि स्ट्रोप, एंटी स्ट्रोप एंड इपोड इन ए पिंडारी कोड आर। तो वो क्या है दोस्तों? सही आंसर हमारा होगा दे आर द 3 स्टेजेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सिंगर्स इन द पिंडारी कोड। पिंडारी कोड में जो मूवमेंट है उसके जो है 3 स्टेज है दोस्तों वो सिंगर्स की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट इज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ एन ओड। जो ओड का जो सबसे अच्छा जो फीचर होता है, सबसे उपयुक्त फीचर, तो दोस्तों वो क्या होता है? तो सही आंसर हमारा होगा बी। कौन सा होगा? बी। इट इज इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस। जैसा कि मैंने बताया था कि ये एक ऑब्जेक्ट और ए पर्सन जिसको भी डेडिकेटेड किया गया तो उसी को जो है ये एड्रेस होता है, एक एड्रेस की फॉर्म में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हु इज द मोस्ट इंपोर्टेंट राइटर ऑफ द पिंडारी कोड्स इन इंग्लिश। तो इंग्लिश में जो है पिंडारी कोड का सबसे पावरफुल राइटर कौन है? आपको बताना होगा दोस्तों। तो सही आंसर हमारा होगा थॉमस ग्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 होगा हमारा, हु हैज रिटन एन ओड ऑन द नेटिविटी ऑफ क्राइस्ट। तो ओड ऑन द नेटिविटी ऑफ क्राइस्ट किसने लिखा है? तो सही आंसर दोस्तों हमारा होगा ऑप्शन नंबर 3 मिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज रिटन एन ओड टू वर्जिल। जो वर्जिल ओड है वो किसने लिखा है दोस्तों? तो बताइए फटाफट। तो आपने अपना आंसर पिक कर लिया होगा। तो सही आंसर हमारा होगा टेनिसन। क्वेश्चन नंबर 9 होगा, हु हैज रिटन एन ओड फॉर बेन जॉनसन। तो बेन जॉनसन के लिए जो है किसने एक ओड को जो है लिखा था? तो सही आंसर दोस्तों हमारा होगा रॉबर्ट हेरिक। और आज का आखिरी क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स द सीरीज ऑफ स्ट्रोप, एंटी स्ट्रोप एंड इपोड आर रिपीटेड इन ग्रेस पिंडारी कोड्स। जो ग्रेस का जो पिंडारी कोड है उसमें स्ट्रोप, एंटी स्ट्रोप एंड इपोड कितनी बार जो है रिपीटेड हुआ है? तो सही आंसर देखिए ये ऑप्शन में दिखा रहा हूं अब आपको, ये ऑप्शन है यहां। तो सही ऑप्शन दोस्तों होगा हमारा 3 टाइम्स। तो फ्रेंड्स ये वीडियो थी ओड से रिलेटेड। तो इलेजी से संबंधित हमारे 10 से 12 प्रश्न है, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला प्रश्न होगा, व्हाट इज द बेस थीम ऑफ इलेजी। जो इलेजी है उसका बेस थीम क्या है? शोरो और मॉर्न है। व्हाट पेंटामीटर यूज्ड इन इलेजी। तो इलेजी जो है क्या पेंटामीटर यूज होता है उसमें? तो आयम्बिक पेंटामीटर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलेजी। तो 2 टाइप्स ऑफ इलेजी। तो नेम द 2 टाइप्स ऑफ इलेजी। 2 टाइप्स इलेजी का नेम क्या क्या है? तो पास्टोरल इलेजी एंड पर्सनल इलेजी। पास्टोरल इलेजी में जो है पोइट अपने आप को जो एक शेफर्ड मानता है, दूसरे शेफर्ड की डेथ पर जो है वो मॉर्न क्रिएट करता है। और पर्सनल इलेजी में अपने किसी दोस्त की, किसी फ्रेंड की मृत्यु पर जो है वो
दुख प्रकट करता है। तो वन एग्जाम्पल देख लेते हैं पर्सनल इलेजी का। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमने क्रिएट किया हुआ है। तो ओ कैप्टन माई कैप्टन बाय वॉल्ट विटमैन जो है वो एक पर्सनल इलेजी का एग्जाम्पल है। तो फॉर होम द पोएम ओ कैप्टन माई कैप्टन एड्रेस्ड, जो ओ कैप्टन माई कैप्टन पोएम वो किसको एड्रेस, तो अब्राहम लिंकन को एड्रेस है वो। हु सेट द मॉडल ऑफ पास्टोरल इलेजी, और पास्टोरल इलेजी का जो मॉडल है वो किसने सेट किया था, तो थियोक्रिटस ने सेट किया था। तो थियोक्रिटस बिलोंग करते थे, तो ग्रीक से बिलोंग करते थे। व्हाट डज द एज्यूम हिमसेल्फ इन पास्टोरल इलेजी, जो अपने आप को पोएम है, यहाँ हम पोएट लिखना भूल गए हैं। तो पोएट जो है अपने आप को क्या मानता है, तो अभी मैंने ऊपर बताया था शेफर्ड मानता है, और शेफर्ड की उस पर जो वो दुख प्रकट करता है। व्हाट इज द मीन ऑफ पास्टोरल इलेजी, तो पास्टोरल इलेजी का मीन क्या है, पास्टोरल जो है तो पास्टोरल का मीन्स है शेफर्ड। और पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ पास्टोरल इलेजी, तो पास्टोरल इलेजी का जो पॉपुलर एग्जाम्पल है फ्रेंड्स वो होगा मिल्टन्स लाइसिडस, जो उन्होंने 1637 में लिखी थी, और उनके फ्रेंड थे एडवर्ड किंग, उनकी डेथ पर जो उन्होंने लिखी थी। अर्नोल्ड थेरेसिस 1867 ऑन द डेथ ऑफ आर्थर क्लॉग। तो फ्रेंड्स ये कुछ एग्जाम्पल थे, और अच्छे लगे प्रश्न तो वीडियो को लाइक कर जाना। आज का हमारा टॉपिक होगा सैटायर, और जो कि आपके लिए टीजीटी पीजीटी के साथ साथ नेट के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा। तो शुरुआत करते हैं सैटायर की। अगर छोटे से स्कोप की हम इसकी बात करते हैं तो द सैटायर हैज अ वाइड स्कोप, इट इज नॉट कन्फाइंड टू एनी फॉर्म ऑफ लिटरेचर। तो सैटायर जो है हम कह सकते हैं कि इसका एक बहुत विस्तृत क्षेत्र है, और इसको जो है लिटरेचर की किसी भी फॉर्म में जो है हम एक तरीके से बांध नहीं सकते हैं। इट में ओकर इन एनी फॉर्म ऑफ प्रोज, पोएट्री और ड्रामा। और जो लिटरेचर की हमारी 3 फॉर्म्स हैं, प्रोज है, पोएट्री है और ड्रामा है, इसको किसी भी फॉर्म में जो है हम क्या कर सकते हैं, ये घटित हो सकता है, यानी किसी भी फॉर्म में ये हो सकता है। अभी देखिए इसको मैंने हाईलाइट पोर्शन किया हुआ है। तो इन प्रोज इट में बी फाउंड इन द फॉर्म ऑफ एन एसे। प्रोज में इसको हम एक ऐसे के रूप में भी प्राप्त कर सकते हैं, मतलब पा सकते हैं, एक आर्टिकल के रूप में भी ये हो सकता है, एक शॉर्ट स्टोरी भी में सैटायर हो सकता है, और इवन ए नोवेल इन पोएट्री। और इट में टेक द फॉर्म ऑफ ए लिरिक, और पोएट्री में क्या है, ये एक लिरिक की फॉर्म भी ले सकता है, एक सॉन्ग भी हो सकता है, और नैरेटिव और डिस्क्रिप्टिव पोएम जो वर्स टेल होती है उसमें भी ये हो सकता है। तो फ्रेंड्स बताना मुझे याद नहीं रहा वीडियो स्टार्टिंग करने से पहले, तो चलिए मैं बता देता हूँ। वीडियो को आप पूरा देखेंगे, अच्छे से वॉच करेंगे, और जो हम बात बता रहे हैं उसको सुनना है। उसके बाद में एक छोटा सा क्विज भी हम लगाएंगे 20 क्वेश्चंस का। तो चलिए नेक्स्ट अपना टॉपिक देखते हैं। इट इज नॉट द फॉर्म, देखिए क्या है, इट इज नॉट द फॉर्म बट स्पिरिट दैट डिसाइडेड्स द क्वालिटी ऑफ द सैटायर। आगे क्या कहता है, जो सैटायर है इसकी कोई फॉर्म नहीं है, जैसा कि हमने ऊपर बात किया था कि सैटायर किसी भी फॉर्म में हो सकता है, लेकिन जो इसकी स्पिरिट है, इसकी जो ख्याति है, वो इसकी क्वालिटी को डिसाइड करती है। क्या करती है, इसकी क्वालिटी को डिसाइड करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फंक्शन की बात करते हैं। अगर फंक्शन की बात करते हैं और जो प्राइमरी फंक्शन में इसकी बात करते हैं, तो क्या होता है प्राइमरी फंक्शन में, the primary function of satire is ridicule some folly or vice in an individual or society with a view to correcting or reforming them। देखिए आगे कहा इसने, जो सटायर है उसका जो प्राइमरी या प्रथम फंक्शन हम कह सकते हैं वो क्या है, एक उपहास करते हुए, रिडिकल मीन्स उपहास करते हुए, किसका, सम फोली, कुछ मूर्खताओं का, और वाइस क्या होता है, जो हमारे कुछ अवगुण होते हैं उनका, और एन इंडिविजुअल और सोसाइटी, और इनका जो उपहास है वो व्यक्तिगत रूप से भी कर सकता है और इसमें समाज को भी जो है इंक्लूड किया जा सकता है विद ए व्यू। और उसमें क्या करता है, ये केवल उपहास नहीं करता है, उसका उपहास तो करता है वो, लेकिन उपहास करने के लिए क्या करता है, उसमें सुधार करने के रूप में, सुधार और उसके जो एक कह सकते हैं कि उसको अच्छा करने के लिए, संतुलन बनाने के लिए एक तरीके से जो इसको वो उपहास इसका करता है।
अगर इसका मेन फंक्शन की हम बात करें, द फंक्शन ऑफ ए हेल्थी सटायर, एक जो अच्छा सटायर है उसका फंक्शन क्या होता है, इज टू कीप विक्टिम इन गुड ह्यूमर इन वाइल एक्सपोजिंग हिज फोली और वाइस। क्या है टू कीप, देखिए फ्रेंड्स टू ये थोड़ा गलत हो गया, तो टू है ये सिंगल ए, इसको मान के चलेंगे। टू कीप विक्टिम्स, अवगुणों को जो है देखना, और क्या कहता है इन ह्यूमर, एक उपहास के रूप में, एक सुधारने के रूप में। टू कीप इन विक्टिम इन गुड ह्यूमर इवन वाइल एक्सपोजिंग हिज फोली और वाइस, जब भी वो क्या करता है उसको सुधार करने के, संतुष्ट करने के रूप में जो उसको ये करता है, किसको, जो भी इसका करेक्टर होता है क्या करता है, देखिए एक्सपोजिंग, वाइल एक्सपोजिंग हिज फोली और वाइस, फिर भी उसका जो मूर्खता होती है, उसके जो अवगुण होते हैं उनको सुधारने की वो कोशिश करता है। बिकॉज द विक्टिम नोज दैट द इंटेंशन ऑफ द सटायरिस्ट इज नॉट टू बाइट और इंजर हिम, क्योंकि विक्टिम्स जो दोषी होते हैं, जो अवगुण होते हैं, वो जानते हैं, वो क्या जानते हैं, वो ये जानते हैं कि जो सटायर्स है, जो सटायरिस्ट है, उसका जो इंटेंशन है, जो उसका इरादा है, वो उसको जो है बाइट और मतलब उसको इंजर करने का नहीं है, हिम बट टू रिफॉर्म एंड रेक्टिफाइड, और उसमें क्या है उसके अवगुणों का पता लगा के उसको जो है सुधार करना उसमें होता है। चलिए यहां से हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं दोस्तों सटायर के। आई थिंक आपको जो है एक्सप्लेनेशन तो समझ में आ गई होगी। कुछ एग्जांपल देखने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल लिखे हैं, जॉन डन का डेथ्स ड्यूल है, अलेक्जेंडर पोप का द रेप ऑफ द लॉक है, जॉन गल्सवर्थी की बात करते हैं सिल्वर स्ट्राइप, जस्टिस एंड स्ट्राइप। देखिए इस सिल्वर स्ट्राइप में गलत लिख गया दोस्तों, तो सिल्वर बॉक्स, यहां क्या होगा सिल्वर बॉक्स, ये आप इसको देख सकते हैं। और जस्टिस आपको पता ही है, और स्ट्राइप ये जो है कुछ जो जॉन गल्सवर्थी है हमारे, उनके प्रमुख सटायर हैं। जोनाथन स्विफ्ट की बात करते हैं, बहुत ही फेमस है इनका द बैटल ऑफ द बुक्स, ए टेल ऑफ टू सिटीज एंड गुलिवर्स ट्रेवल्स। दोस्तों बहुत ही तीनों जो पॉपुलर बहुत अच्छी बुक्स हैं। जो इंग्लिश लिटरेचर का टॉपिक होगा मोक इपिक। तो दोस्तों मोक इपिक की शुरुआत करेंगे और जानेंगे कि व्हाट इज द मोक इपिक, मोक इपिक होता क्या है, तो और ये इपिक से किस प्रकार भिन्न है। जो हमारा इपिक होता है महाकाव्य होता है, और ये एक मोक इपिक है, तो उससे किस प्रकार से भिन्न होता है। तो द मोक इपिक इज ऑल्सो कॉल्ड द मोक हीरोइक पोएम। सबसे पहले जानेंगे कि मोक इपिक को जो है हम एक मोक हीरोइक पोएम के नाम से भी जानते हैं। द मोक इपिक इज ए पैरोडी ऑफ रियल इपिक इन लाइट नॉन सीरियस मूड। एक लाइट नॉन सीरियस मूड में दोस्तों ये जो हमारा रियल इपिक होता है, ये उसकी एकमात्र पैरोडी होती है, यानी कि उसकी नकल के रूप में हम कह सकते हैं। The mock epic is written on a very trivial or funny incident in light satirical spirit, और इसको जो है बहुत ही एक ट्राइवल कह सकते हैं, छोटी या तुच्छ और एक मजाकिया घटना के रूप में, एक बहुत ही जो हल्के कटाक्ष के रूप में लिखा जाता है, कटाक्ष के रूप में लिखा जाता है। इटली एंड फ्रांस सेट द फैशन फॉर पैरोडी ऑफ द एपिक फॉर्म। और ये जो मुख्य रूप से चलन चला था दोस्तों मोक इपिक का, जो एकमात्र ये इपिक की हमारी पैरोडी है, तो ये इटली और फ्रांस से हमारा सेट हुआ था। उन्होंने ही इसके चलन को जो है प्रचलित किया था। आफ्टर दैट लेटर ऑन इट वाज इमिटेटेड बाय इंग्लिश पोइट्स। उसके बाद में इसको जो है इंग्लिश पोइट्स ने भी जो है इमिटेट किया, और उन्होंने भी इसका भरपूर यूज किया। द लॉन एग्जाम्पल ऑफ द मोक इपिक इन ग्रीक, अगर ग्रीक में हम एकमात्र जो है इसके एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, सो फ्रेंड्स देयर यू कैन सी द बैटल ऑफ द फ्रॉग्स एंड माइस। जो बैटल ऑफ द फ्रॉग्स है और माइस है, दो एपिक होंगे विच इज द पैरोडी ऑफ होमर्स इलियाड, यानी होमर्स का जो इलियाड है दोस्तों उसकी एकमात्र पैरोडी होंगे। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द मोक एपिक इन इंग्लिश इज पोप्स रेप ऑफ द लॉक। यदि इंग्लिश में बात करेंगे तो सबसे अच्छा और एक सर्वोत्तम एग्जाम्पल जो है
वो आप अलेक्जेंडर पोप का रेप ऑफ द लॉक देख सकते हैं। और यहां से एक क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है कि रेप ऑफ लॉक की जो हीरोइन है वो कौन सी है। तो रेप ऑफ द लॉक जो होता है उसमें हीरोइन होती है बेलिंडा, और दिस इज द डेवलप्ड अराउंड अ ट्राइबल इंसिडेंट, यानी एक छोटी सी घटना के ऊपर आधारित है। और वो घटना क्या होती है, कटिंग ऑफ ए लॉक ऑफ हेयर, यानी बालों का एक गुच्छा काटने को लेकर। और ये क्या है, कहां से उसको काटा जाता है, फ्रॉम ए मेडिन्स हेड। और दोस्तों ये मेडिन कोई और नहीं, ये मेडिन्स आपकी बेलिंडा ही होती है। तो दिस वाज डन जस्ट इन जेस्ट और मिसचिफ, ये केवल जो है या तो पहले जो है मजाक में किया जाता है और या फिर जो है शैतानी के रूप में किया जाता है। लेकिन अलेक्जेंडर पोप ने इसको डेवलप किया है एक छोटी सी घटना के रूप में, जो कि एक सीरियस युद्ध का रूप ले लेती है। डेवलप दिस ट्राइबल इंसिडेंट इनटू ए सीरियस बैटल बिटवीन द टू फैमिलीज, यानी एक छोटी सी घटना जो बाद में जो है दो परिवारों के बीच में एक सीरियस बैटल का रूप धारण कर लेती है। एंड दिस बैटल इवन सुपर नेचुरल पावर्स ज्वाइन ऑन ईच साइड, और बाद में क्या होता है, जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता है तो दोनों ही साइड से कुछ सुपर नेचुरल पावर्स जो है दोस्तों उनको ज्वाइन कर लेती हैं। अगर देखेंगे कि पोएम कंप्लीट एपिक है नहीं है, तो पोप्स पोएम है द कंप्लीट एपिक। फ्रॉम देयर इज द यूजुअल ओपनिंग preposition, invocation, the conventional supernatural machineries, यहां से देख सकते हैं। तो इसमें क्योंकि आप देखेंगे यूजुअल ओपनिंग है, एक शुरुआत है, एक उसकी सेटिंग है, प्रीपोजिशन है, पूर्व निर्धारित सेटिंग है इसकी, तथा दोस्तों इन्वोकेशन है, इसमें आह्वान भी होता है। कन्वेंशनल यानी पारंपरिक रूप से जो सुपर नेचुरल पावर्स है दोस्तों वो इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, दिस इज पवन कुमार एंड यू आर वाचिंग रॉयल एजुकेशन पीके। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बात करेंगे इंग्लिश लिटरेचर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो अपकमिंग एग्जाम्स यूपीटीजीटी और जो भी जहां भी इंग्लिश आती है सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बिना टाइम को जाके शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा होगा, बिटवीन विच सेट्स ऑफ डेट्स डिड चौसर लिव। तो आंसर दोस्तों हमारा होगा 1340 बिटवीन 1400। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा होगा Q2 होगा हमारा, चौसर लिव्ड ड्यूरिंग द रेन्स ऑफ। चौसर जो है जो किसका राज था जिस समय वो जो है रहते थे, तो वो होगा एडवर्ड थर्ड, रिचार्ड थर्ड, माफ करना रिचार्ड सेकंड एंड हेनरी फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों होगा, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द क्लोजेस्ट कंटेम्परेरी ऑफ चौसर। चौसर का क्लोजेस्ट कंटेम्परेरी दोस्तों कौन था, तो वो होगा नेक्स्ट हमारा आंसर दोस्तों होगा विलियम लैंगलैंड। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा होगा, द 100 ईयर्स वार बिगिन इन द। 100 ईयर्स वार जो था दोस्तों कब शुरू हुआ था, दैट इज बिगिन विद द 14th सेंचुरी। द 100th ईयर वार्स फॉट बिटवीन, जो 100 ईयर्स वार था वो किस किस के बीच में लड़ा गया दोस्तों, तो आंसर हमारा होगा इंग्लैंड एंड फ्रांस। सीडमॉन एंड साइनेवुल्फ वर टू फेमस पोइट्स। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ेंगे दोस्तों। सीडमॉन एंड साइनेवुल्फ वर टू फेमस पोइट्स, दे वर। सीडमॉन और साइनेवुल्फ दो फेमस पोइट्स थे, तो वो कौन थे दोस्तों, वो थे चौसर्स प्रेडिसर्स। चौसर्स प्रेडिसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा होगा, बीवुल्फ इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एंग्लो सैक्सन लिटरेरी वर्क इट इज। तो बीवुल्फ जो है एक इंपोर्टेंट एंग्लो सैक्सन लिटरेरी वर्क था, तो दोस्तों वो होगा हमारा एपिक। हु इज द ऑथर ऑफ बीवुल्फ। बीवुल्फ का ऑथर की बात करें दोस्तों, इट इज एनोनिमस, यानी इनके ऑथर का जो पता नहीं है, ये ऐसे ही है बस। इन विच सेंचुरी डिड नॉर्मन कनक्वेस्ट टेक प्लेस। तो किन सेंचुरी के बीच में जो है नॉर्मन कनक्वेस्ट जो है टेक प्लेस हुआ था दोस्तों, तो वो होता 11th सेंचुरी। क्वेश्चन नंबर 10 होगा, ब्लैक डेथ इज द नेम गिवन टू। ब्लैक डेथ जो है किसका नाम है जिसको दिया गया था, दैट इज एपिडेमिक ऑफ प्लेग द ऑकर्ड इन चौसर्स एज, यानी कि जो चौसर्स के एज में एक प्लेग था, प्लेग का एपिडेमिक था, तो उसको जो है ब्लैक डेथ का नाम दिया गया था। द वार ऑफ रोजेस
फिगर्स इन द वर्क्स ऑफ द वॉर ऑफ रोजेस फिगर्स दोस्तों किसका नाम है? तो शेक्सपियर का नाम होगा वो। हु ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार ऑफ द रिफॉर्मेशन? दोस्तों रिफॉर्मेशन का मॉर्निंग स्टार किसको कहा जाता है? तो होगा जॉन विकेल्फ। हाउ मेनी पिलग्रिम्स इन चौसस कंटेम्प्रेरी टेल्स आर गोइंग ऑन द पिलग्रिमेज? चौसस का जो कंटेम्प्रेरी टेल है दोस्तों, कंटेम्प्रेरी टेल्स है वो, तो उसमें कितने यात्री जो है जा रहे हैं? तो उसका आंसर होगा दोस्तों 29। हाउ मेनी पिलग्रिम्स इन द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स रिप्रेजेंट द मिलिट्री प्रोफेशन? आंसर दोस्तों हमारा होगा 3। हाउ मेनी ecclesiastical characters are portrayed in the prologue? तो how many characters ecclesiastical characters are portrayed in the prologue? तो portrayed में जो है कितने करेक्टर ecclesiastical characters है दोस्तों? तो आंसर हमारा होगा 8। क्वेश्चन नंबर 16 की हम बात करेंगे दोस्तों। व्हाट इज द नेम ऑफ द इन वेयर द पिलग्रिमेज असेंबल फॉर द नाइट? तो उसका नाम है दोस्तों टाबार्ड इन। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे। इट इज बिलीव्ड दैट द होस्ट एट द इन वाज ए रियल नेम। तो व्हाट इज द रियल नेम ऑफ द होस्ट द इन? तो दोस्तों जो इन में जो होस्ट है उसका रियल नेम क्या है? तो रियल नेम उसका क्या होगा दोस्तों? उसका होगा हैरी बैली। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा होगा टू विच श्रेन आर द पिलग्रिम्स गोइंग? तो किस श्रेन्स को जो है पिलग्रिम्स जा रहे हैं? तो आंसर होगा हमारा श्रेन ऑफ सेंट थॉमस बकेट एट कैंटरबरी। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा होगा दोस्तों हाउ मेनी वुमेन करेक्टर फिगर इन द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स? जो कैंटरबरी टेल्स का प्रोलॉग है दोस्तों उसमें कितने करेक्टर्स फीमेल करेक्टर्स फिगर हुए हैं? तो आंसर हमारा होगा 3। क्वेश्चन नंबर 20 होगा वन ऑफ द टेल्स इन चौसस कैंटरबरी टेल्स इज इन प्रोज? तो ये पूछा है कि विच ऑफ दीज, अगर कोई जो चौसस का जो कैंटरबरी टेल्स है दोस्तों उसमें कोई अगर फिगर कोई टेल्स प्रोज में है तो वो कौन सी है दोस्तों? आंसर हमारा होगा पार्सन्स टेल। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे। वन ऑफ द पोर्ट्रेट्स इन द प्रोलॉग इज दैट ऑफ वाइफ ऑफ बाथ। व्हाट इज बाथ? जो उनमें से वन पोर्ट्रेट्स जो तो प्रोलॉग है वो है वाइफ ऑफ बाथ। तो वो बाथ क्या है दोस्तों? आंसर हमारा होगा द नेम ऑफ द टाउन टू विच शी बिलोंग्ड। क्वेश्चन नंबर हमारा 22 होगा दोस्तों He was as fresh as the mouth of May, यानी कि वह इतना फ्रेश है जितना कि मंथ ऑफ मे, यानी मंथ का जो महीना होता है मई का, वो उस तरह से फ्रेश है। दिस लाइन्स ओकर्स इन द प्रोलॉग। तो ये किस प्रोलॉग में लाइन्स जो ओकर हुई हैं? तो होम डज दिस लाइन रेफर टू? आगे भी क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि ये किसको जो है ये समर्पित है? तो दोस्तों आंसर हमारा होगा द स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 23 होगा हु इज द ऑथर ऑफ ट्रोइलस एंड क्रिसाइड? तो क्रिसाइड और ट्रोइलस कौन है दोस्तों? तो आंसर हमारा होगा 64। हु इज द ऑथर ऑफ पियर्स ऑफ प्लोमैन? तो पियर्स ऑफ प्लोमैन का दोस्तों ऑथर कौन है? आंसर हमारा होगा विलियम लैंगलैंड। क्वेश्चन नंबर 25 से और दोस्तों 30 तक जो हमारे होंगे, देखिए 29 तक जो दोस्तों क्वेश्चन हमारे होंगे 30 तक वो फिलिप्स के रूप में होंगे। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा होगा, देखिए फिलिप्स से शुरू में, और मैं आगे से क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं। वाज ए प्रोमिनेंट प्रोज राइटर ऑफ द एंग्लो सैक्सन पीरियड? तो आंसर दोस्तों हमारा होगा वेनरेबल बेड। वेनरेबल बेड जो है एक प्रोमिनेंट प्रोज राइटर हुए हैं हमारे एंग्लो सैक्सन पीरियड के रूप में। क्वेश्चन नंबर 26 में फिलिप्स शुरू में दिया गया है इस चौसस प्रोज वर्क, यानी चौसस का प्रोज वर्क दोस्तों होगा, तो होगा दोस्तों ट्रीटाइज ऑन द एस्ट्रोबल। क्या आंसर होगा दोस्तों? ट्रीटाइज ऑन द एस्ट्रोबल। क्वेश्चन नंबर 27 दोस्तों होगा द वार ऑफ रोजेस वाज फॉट बिटवीन? जो रोजेस का वार था दोस्तों वो लड़ा गया था द हाउस ऑफ यॉर्क एंड द हाउस ऑफ लैनचेस्टर के बीच में जो दोस्तों वो लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा होगा द लीजेंड ऑफ किंग आर्थर एंड हिज नाइट्स ऑफ राउंड टेबल वाज फर्स्ट रिलेटेड इन? दोस्तों जो लीजेंड है किंग आर्थर और उसका जो नाइट्स है यानी जो सम्राट कुछ भी कह सकते हैं इसको, ऑफ द राउंड टेबल, तो वाज फर्स्ट रिलेटेड इन, तो वो प्रथम जो है किससे रिलेटेड है? तो दोस्तों हमारा आंसर होगा लेमॉन्स ब्रूट। किससे रिलेटेड है दोस्तों? वो लेमॉन्स ब्रूट से रिलेटेड है। और दोस्तों फिर से नया क्वेश्चन देखते हैं 29।
फिर से शुरू में स्थान फिल करने के लिए दिया गया है। और क्वेश्चन होगा हमारा दोस्तों, ऑफ चौसर डज नॉट बिलोंग टू चौसर्स इटालियन पीरियड। तो दोस्तों यानी कि कौन था कि वो चौसर्स के जो है इटालियन पीरियड से बिलोंग नहीं करता था दोस्तों, वो होगा हमारा कैंटरबरी टेल्स। यानी कैंटरबरी टेल्स ऑफ चौसर डज नॉट बिलोंग टू चौसर्स इटालियन पीरियड। चौसर्स की जो कंटेम्पररी टेल्स है चौसर्स की, वो जो है चौसर्स के इटालियन पीरियड से बिलोंग नहीं करती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा होगा 30। चौसर वाज नॉट इंडेबिटेड फॉर हिज सोर्सेज टू। तो ये दोस्तों किसने कहा था? तो होमर के दोबारा जो ये लाइन कही गई है, होमर के लिए, माफ करना। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही मैं शेयर करूंगा आपके बीच में, और ये लगभग 300 से। एंड यू आर वाचिंग रॉयल एजुकेशन पीके। तो फ्रेंड्स स्वागत है आपका एक और नए वीडियो सेशन में। बात करेंगे कुछ बेहतरीन लिटरेरी टर्म्स की दोस्तों इस वीडियो में, तो बने रहिए आप मेरे साथ में एंड तक। 25 से 30% दोस्तों आज डिस्कस करेंगे। 25 से 30% हमने कल डिस्कस किए थे। अब केवल चुनिंदा प्रश्नों को दोस्तों मैं रखने की कोशिश कर रहा हूँ। और दोस्तों जिस तरह से आप अपना प्यार मुझे दे रहे हैं, मैं वीडियो बना रहा हूँ, मुझे मोटिवेशन मिल रहा है। तो प्रतिदिन मेरे साथ में 100 से 150 साथी रोज़ नए जुड़ रहे हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है दोस्तों। और इस खुशी की वजह भी दोस्तों आप ही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना वक्त को जाया किए, क्योंकि समय बहुत कम है, 2 दिन बाकी हैं। तो हमारा पहला जो दोस्तों प्रश्न होगा आज का, वो होगा व्हाट इज मीन्ड बाय पेरोसिटी। तो दोस्तों पेरोसिटी का मीनिंग क्या होता है? तो आंसर में देखेंगे, इट इज ए साइंस ऑफ ऑल वर्स फॉर्म्स पोइट्री मीटर्स एंड रिदम्स। तो दोस्तों ये क्या है? एक साइंस है सभी वर्ष का, चाहे तो वो पोइट्री की मीटर्स हो और चाहे वो रिदम्स हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा होगा व्हाट इज मेंट बाय रिटोरिक। तो दोस्तों रिटोरिक का मीन्स क्या होता है? तो रिटोरिक दोस्तों आर्ट ऑफ यूजिंग लैंग्वेज इफेक्टिवली और इम्प्रेसिवली। किसी भी भाषा को या किसी भी प्रश्न को इफेक्टिवली और इम्प्रेसिवली दोस्तों बोलना ही हमारा रिटोरिक होता है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे दोस्तों, व्हाट इज ए हीरोइक कपलेट। तो हीरोइक कपलेट क्या है? तो इट इज ए 2 लाइन स्टैंजा हैविंग 2 राइमिंग लाइंस इन आयम्बिक पेंटामीटर। एक 2 लाइन का स्टैंजा दोस्तों जो एक राइमिंग होती है उसकी अपनी, और आयम्बिक पेंटामीटर में दोस्तों वो होता है, उसको हम जो है हीरोइक कपलेट बोलते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय इंजाम्बेड कपल्स। तो दोस्तों इंजाम्बेड कपलेट्स क्या होता है? तो इंजाम्बेड कपलेट्स दोस्तों होगा हमारा द कपलेट्स इन विच द सेंस रन्स ऑन फ्रॉम वन कपलेट टू अनदर। एक ऐसा सेंस दोस्तों जो एक कपलेट से दूसरे कपलेट में जाता है, या हम ये कहें कि पहले कपलेट को, पहली लाइन को ख़त्म किए बिना दूसरी लाइन में पहुंच जाना दोस्तों हमारा जो है इंजाम्बेड कपलेट्स होता है। क्वेश्चन नंबर 5 होगा दोस्तों, व्हाट इज एन अलेक्जेंड्राइन। तो दोस्तों अलेक्जेंड्राइन क्या होता है? तो अलेक्जेंड्राइन जो है दोस्तों ए लाइन ऑफ 6 आइम्बिक फीट ओकेशनली यूज्ड इन ए हीरोइक कपलेट। एक 6 लाइन्स का दोस्तों आइम्बिक फीट होता है जो ओकेशनली जो है हीरोइक कपलेट्स में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे, व्हाट इज टेर्जा रिमा। तो टेर्जा रिमा या टेर्जा राइमा दोस्तों होता है हमारा ए रन ऑन 3 लाइन स्टेंजा विद ए फिक्स्ड राइमिंग स्कीम। एक फिक्स्ड राइम स्कीम के साथ में 3 लाइन का हमारा स्टेंजा जो है हम टेर्जा रिमा या टेर्जा राइमा उसको हम बोलते हैं। व्हाट इज राइम रॉयल स्टेंजा। तो दोस्तों राइम रॉयल स्टेंजा इज ए 7 लाइन स्टेंजा इन आइम्बिक पेंटामीटर। 7 लाइन का एक स्टेंजा होता है और आइम्बिक पेंटामीटर में होता है, उसको हम राइम रॉयल दोस्तों कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, व्हाट इज ओटेवा रिमा। ओटेवा रिमा दोस्तों क्या है? तो इट इज एन 8 लाइन स्टेंजा इन आइम्बिक पेंटामीटर विद ए फिक्स्ड राइम स्कीम। एक फिक्स्ड राइम स्कीम के साथ में जो 8 लाइन का स्टेंजा हमारा होता है आइम्बिक पेंटामीटर में, उसी को दोस्तों हम ओटेवा रिमा कहते हैं। और जो हमारा मिल्टोनिक सोनेट अगर हम बोले तो दोस्तों उसकी जो पहली लाइन है उसको भी हम जो है ऑक्टेव यानी वो 8 लाइन का होता है, तो उसी तरह से हम इसको ओटेवा रिमा कह सकते हैं।
अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा का व्हाट इज स्पेंसरियन स्टेंजा। तो स्पेंसरियन स्टेंजा दोस्तों क्या है? इट इज ए 9 लाइन स्टेंजा कंसिस्टिंग ऑफ 2 क्वार्टरंस इन आइम्बिक पेंटामीटर। 2 क्वार्टरंस के साथ में दोस्तों क्या है, एक 9 लाइन का जो है स्टेंजा होता है। इसमें एक जो है अलेक्जेंड्राइन लाइन दोस्तों बाद में होती है, ये देखिए लिख भी रहा है, राउंड ऑफ विद एन अलेक्जेंड्राइन। तो व्हाट इज ब्लैंक वर्स? तो ब्लैंक वर्स क्या है दोस्तों? ब्लैंक वर्स हैज ए मीटर बट नो राइम। ब्लैंक वर्स में दोस्तों वर्स होता है लेकिन कोई भी राइम स्कीम नहीं होती, जैसे कि जो मिल्टन जी की हमारी पैराडाइज लॉस्ट दोस्तों ब्लैंक वर्स में लिखी हुई है। विच पार्ट ऑफ ए मिल्टोनिक सोनेट इज कॉल्ड ऑक्टेव। तो दोस्तों जैसे मैंने पहले भी ऊपर बताया था, जब ओटेवा रिमा बताया था कि सोनेट का जो है, जो मिल्टोनिक सोनेट होती है उसका कौन सा पार्ट जो है ऑक्टेव, यानी उसका जो है ऑक्टेव कहलाता है। तो आंसर हमारा होगा द फर्स्ट 8 लाइन्स ऑफ ए सोनेट। जो मिल्टोनिक सोनेट, इटालियन सोनेट या पेट्राकन सोनेट हम उसको बोलते हैं, उसकी जो फर्स्ट 8 लाइन्स हमारी होती हैं उसको हम जो है ऑक्टेव बोलते हैं। व्हाट इज ए सिमली? सिमली क्या है दोस्तों? तो सिमली होता है इट इज ए कंपैरिजन बिटवीन 2 थिंग्स विच हैव एट लीस्ट 1 पॉइंट कॉमन। 2 पॉइंट, 2 थिंग, 2 व्यक्ति ऐसे कि जो कम से कम एक पॉइंट पर जो है समान हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा होगा व्हाट इज अ मेटाफर। तो मेटाफर दोस्तों क्या होता है? मेटाफर इज ए कंडेंस फ्रॉम ऑफ सिमली। यानी कि जो मेटाफर है दोस्तों वो सिमली का ही हमारा रूप है, लेकिन उसको छोटा हो जाता है। सिमली में अगर हम कहें कि सिमली में जो है हम एज सो लाइक का प्रयोग करते हैं और मेटाफर में कम वर्ड हो जाते हैं, तो उसमें एज सो लाइक का प्रयोग नहीं होता है। एक एग्जाम्पल मैं आपको ओरली यहाँ बता रहा हूँ। अगर मैं कहूँ ही इज़ लाइक ए लॉयन, तो यहाँ पर दोस्तों सिमली होगा। और अगर हम कहें ही इज़ अ लॉयन, तो यहाँ मेटाफर होगा। पहले में हमने लाइक शब्द का प्रयोग किया कि लाइक ए लॉयन, और दूसरे में हमने उसको लॉयन बता दिया। यानी जब हम तुलना करेंगे सा, सी, से के लॉयन के जैसा, तो वहाँ हमारा होगा सिमली। और जब हम उसको वो ही बना देंगे, मतलब उसके जैसी तुलना कर देंगे, तो दोस्तों वो हो जाएगा हमारा मेटाफर। व्हाट इज हाइपरबल? तो दोस्तों हाइपरबल क्या है? तो इट इज़ एन एग्जैगरेटेड स्टेटमेंट फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस। यानी कि एक एग्जैगरेटेड जो है स्टेटमेंट होता है दोस्तों, यानी किसी भी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताना और उस पर जोर डालना जो है हमारा हाइपरबल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओनोमोटोपिया? निम्नलिखित में से ओनोमोटोपिया का दोस्तों एक एग्जाम्पल है। तो यहाँ आंसर दोस्तों हमने दिया हुआ है मर्मर्स हॉन्ट ऑफ फ्लाइज ऑन समर ईव्स। तो इस तरह का आपको वहाँ दे सकता है एग्जाम में और पूछ सकता है कि निम्नलिखित जो है एक एग्जाम्पल किसका है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीमोरॉन? तो ऑक्सीमोरॉन का दोस्तों एग्जाम्पल यहाँ पर होगा देयर इज ए काइंड क्रूल्टी इन द सर्जन्स नाइफ। यानी जो सर्जन्स का जो नाइफ होता है दोस्तों, एक चिकित्सक का जो हम बोल सकते हैं ब्लेड होता है, वो कैसा होता है? उसमें दयावान जो है कटुरता छिपी हुई होती है। व्हाट इज ए पन? तो पन क्या होगा दोस्तों? ए क्लेवर एंड अम्यूजिंग यूज ऑफ ए वर्ड और फ्रेज विद 2 मीनिंग्स। यानी एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि शब्दों के साथ खेलना दोस्तों पन होता है। एक एग्जाम्पल मैं आपको दोस्तों यहाँ बता रहा हूँ। उस एग्जाम्पल को दोस्तों मैंने जो है अपनी जो फिगर्स ऑफ स्पीच का वीडियो बनाया था उसमें बताया था। तो जैसे कि जूलियस सीजर प्ले है दोस्तों शेक्सपियर जी द्वारा लिखा हुआ, तो उसकी एक पंक्ति है। तो वो कहते हैं दोस्तों, उसमें जो कहते हैं कि आई एम द मेंडर ऑफ सोल, यानी मेंडर ऑफ बैड सोल, यानी कि मैं जो है जो बुरे जो वो होती हैं उसको जो बैड सोल उसको जो मैं ठीक करता हूँ। तो दोस्तों बैड सोल्स का मीन्स यहाँ डबल जाता है। एक तो जो बैड कैरेक्टर होता है उसके लिए भी सोल जाता है, कि सोल में आत्मा भी होता है दोस्तों, और सोल में जो हमारे सूज होते हैं उसका जो है बॉटम भी होता है। तो टू इरेज ह्यूमन टू फॉरगिव इज डिवाइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो दोस्तों फॉरगिव इज मतलब
एरर इज ह्यूमन और फॉरगिव इज डिवाइन। तो एक एग्जांपल दोस्तों हमारा होगा एंटीथेसिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा 19, वेयर ए मॉडिफायर यूजुअली एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज ए नाउन अदर देन द पर्सन और थिंग इट इज एक्चुअली डिस्क्राइब्ड एज। जब एक मॉडिफायर या हम स्पेशली कहें कि सामान्यतः एक एडजेक्टिव जो है किसी नाउन से दूसरे नाउन या पर्सन थिंग की जो है तुलना होती है, तो उसको जो है दोस्तों हम एक तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट के रूप में। तो यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है, द प्लॉगमैन होमवर्ड प्लॉट्स हिज वेरी वे। तो फ्रेंड्स यहाँ जो हमारा जो ट्रांसफर एपिथेट होगा वो होगा हमारा वेरी वे, यानी कि एक तरीके से थका हुआ रास्ता। तो नेक्स्ट दोस्तों हमारा होगा साइट एंड एग्जाम्पल ऑफ एपोस्ट्रोफ। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है एपोस्ट्रोफ का, एग्जाम्पल आपको दिखाना है। तो यहाँ लिखा हुआ है ओ सॉलिट्यूड वेयर आर दाई चार्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा होगा द रिपीटेशन ऑफ सिमिलर वोवल, रिपीटेशन ऑफ सिमिलर वोवल साउंड्स इज कॉल्ड। अगर किसी भी वाक्य के किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में, सेंटेंस के फ्रेज के स्टार्टिंग में हमारा वोवल साउंड्स रिपीट होता है तो दोस्तों वहाँ हमारा एजेनेंस होगा। क्वेश्चन नंबर 22 होगा मेटाफिजिकल कंसीट इज ए बेसिकली ए। तो मेटाफिजिकल बेसिकली किस प्रकार से कंसीट होता है, तो उसको हम सिमली के रूप में कंसीट कर सकते हैं। और मेटाफर को दोस्तों हम हिडन सिमली के नाम से भी जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा होगा द लाइन वेयर रूइनिड क्वायर्स वेयर लेट द स्वीट बर्ड सेंग कंटेंस फीट आर। तो दोस्तों एक एग्जाम्पल जो हमारा होगा ये हाइपर मैट्रिकल का एग्जाम्पल जो हमारा होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा 24, स्ट्रोप एंटी स्ट्रोप एंड एपोड आर द कंपोनेंट्स ऑफ। तो स्ट्रोप एंटी स्ट्रोप और एपोड जो दोस्तों कंपोनेंट होंगे वो हमारे होंगे पिंडारिक ओड के। द वर्ड्स विथ सिमिलर एंड साउंड्स अकरिंग एट द एंड ऑफ लाइन्स इज। किसी भी लाइन के, किसी भी फ्रेज के, किसी भी सेंटेंस के बाद में दोस्तों जब सेम साउंड्स की जो है बार बार रिपीटिशन होती है तो उसको दोस्तों हम क्या कहते हैं, उसको दोस्तों हम कहेंगे द राइम। सो फ्रेंड्स अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार। और आज मेरा टॉपिक होगा आयरनी। और दोस्तों आयरनी जो होता है उसको हम हिंदी में डिस्कस करेंगे। तो देखिए एक ऐसी सिचुएशन जिसमें परिणाम जो है आपकी इंटेंशन से बिल्कुल अलग या विपरीत आए तो उसे हम आयरनी कहते हैं। अब एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि वो कैसे होता है। देखिए द फायर स्टेशन बर्न डाउन, फायर स्टेशन जो है जल गया या फायर स्टेशन में आग लग गई। अब फ्रेंड्स बड़े सोचे वाली बात है कि फायर स्टेशन में आग कैसे लग सकती है, जबकि फायर स्टेशन का काम होता है दूसरी जगहों पर लगी आग को बुझाना। अब फायर स्टेशन में ही आग लग जाए ये तो हमारी जो है एक, ये कह सकते हैं अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन होगी, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट हमारा देखते हैं, एक और एग्जांपल से अच्छे समझने की कोशिश करते हैं। हमारा अगला एग्जांपल जो होगा वो होगा द पायलट हैड फियर ऑफ हाइट्स। पायलट को जो है ऊंचाइयों से डर लगता है। अब दोस्तों जो व्यक्ति प्रतिदिन ऊंचाई में, आसमान में हवाई जहाज उड़ाता है तो उसको डर कैसे लग सकता है ऊंचाइयों से। तो बड़े गंभीर सिचुएशन है, बड़े मतलब एक हमारी सोच से जो है विपरीत सिचुएशन है ये। अगला हमारा क्वेश्चन होगा द कोबलर्स चिल्ड्रन हैव नो शूज। मोची के बच्चों के पास में कोई जूते नहीं है। तो ये भी एक हमारी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन है कि मोची के बच्चों के पास में जूते नहीं है। देखिए एक और एग्जांपल अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ए मेंबर ऑफ पेटा। तो दोस्तों पेटा जो है, जो हमारे एनिमल्स होते हैं उनसे रिलेटेड एक कह सकते हैं कि समुदाय है, कमेटी है जो उसकी हमारे जानवरों की देखभाल करते हैं। तो देखिए अब यहाँ क्या कह रहा है, ए मेंबर ऑफ पेटा वोर लेदर शूज टू द मीटिंग। अब मीटिंग के लिए क्या हुआ कि मेंबर जो पेटा का था उसने चमड़े के जूते पहने हुए थे। अब दोस्तों जो जानवरों की रक्षा करते हैं वो
चमड़े के जूते कैसे पहन सकते हैं। यहाँ से बहुत, तो देखिए एक मुझे लाइन याद आ रही है, मैंने पढ़ी थी कहीं कि पेटा का जो कहना है कि जानवर हमारे भोजन बनने, हमारे मनोरंजन हेतु या हमारे जो है मनोरंजन का साधन नहीं है वो। अब दोस्तों जब वो इस तरह की सोच रखते तो चमड़े के जूते कैसे पहन सकते, तो ये भी हमारी सोच से एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन है। अब देखिए जो हमारी दैनिक बोलचाल होती है उसमें आयरनी को हम क्या कहते हैं, तो उसमें आयरनी का जो है सैटिरिकल और फनी अंदाज में ऐसे शब्दों का यूज करना जो अपनी बात के मतलब से विपरीत अपोजिट हो। एग्जाम्पल से समझते हैं, दिस बेड इज सॉफ्ट लाइक ए ब्रिक, यह बिस्तर एक ईंट की तरह नरम है। अब दोस्तों बिस्तर नरम भी है और ईंट की तरह भी है, तो ईंट नरम नहीं होती ना, तो हम उसको मजाक में कह रहे हैं कि वो बिस्तर है कठोर, ठीक है। लुकिंग एट हर सन्स मेजी रूम, मदर सेड वाओ यू कुड विन एन अवार्ड फॉर क्लीनलीनेस। तो अपने बेटे के जो बिखरे हुए कमरे को देखते हुए माता ने कहा कि तुम्हें तो सफाई का अवार्ड मिलना चाहिए। अब दोस्तों उन्होंने कहा था मजाक में, जब उन्होंने, अब उसके बेटे ने कमरे में बहुत सारी गंदगी कर रखी होगी, तो मदर ने जो है मजाक में कह दिया, ठीक है, तो उसको मतलब एक फनी उसमें कहा। एक और होगा, देखिए, द प्रेसिडेंट सेड, प्रेसिडेंट ने कहा, वेलकम टू माय हम्बल अबोर्ड, कि मेरे गरीब खाने में आपका स्वागत है। क्या कहा उसने, राष्ट्रपति ने, देखिए राष्ट्रपति ने कहा कि मेरे गरीब खाने में आपका स्वागत है। जबकि दोस्तों राष्ट्रपति जो है ये कह सकते हैं कि होल कंट्री का जो है मास्टर यानी स्वामी होता है, मालिक होता है पूरे देश का, ठीक है ना, पूरे देश का मालिक होता है। अब दोस्तों पूरे देश के मालिक का कोई गरीब खाना तो होगा नहीं, अच्छा खासा महल होगा। तो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल रॉयल पीके में। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूँगा कि कल मेरे पास में एक व्हाट्सअप मैसेज आया, आप ही के बीच में से कोई होगा, मुझे नाम उनका नहीं पता, लेकिन उन्होंने पूछा कि सर कि मुझे टीजीटी की तैयारी करनी है या मैं एलटी की तैयारी करूं। मुझे उन्होंने अपना स्कोर बताया, मुझे लग रहा था कि वो मायूस है। तो फ्रेंड्स मैंने उनसे केवल एक ही बात बोली थी कि पहले अपने आप पर भरोसा करो और फिर मंजिल ज़रूर मिलेगी। तो आज की शुरुआत मैं एक छोटी सी कोट्स के साथ में करना चाहता हूँ कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रेरणादायक कोट के साथ में शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो पहला जो है मोनोलॉग है, और मोनोलॉग से हम आज चुनिंदा कुछ 17-18% जो आपके बीच में शेयर करेंगे, और कोशिश करिए कि बारीकाई से प्रश्नों को उठा जाए, बहुत ही बारीकी से, डीप से इतनी हो सकता है। तो पहला प्रश्न हमारा होगा, व्हाट इज़ मोनोलॉग। तो मोनोलॉग जो है ओरिजिन पूछा, इसमें क्या पूछा, व्हाट इज द ओरिजिन, यानी कि जो इसका जो उद्गम स्थल है वो क्या है। तो इसका जो उद्गम वो है वो ग्रीक वर्ड मोनोस है। तो व्हाट इज द मीन्स ऑफ मोनोस। तो फ्रेंड्स मोनोस का मीन्स क्या होता है, तो मोनोस का मीन्स होता है अलोन, यानी कि अकेला या एक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोगोस। तो लोगोस का जो मीन्स होता है वो होता है स्पीच, या हम इसको कह सकते हैं कथन। तो जिस तरह से कुल मिलाकर इसका अर्थ होता है मोनोलॉग दोनों को मिलाकर एक स्वकथन या एक अकेला कथन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हु रिप्रेजेंट्स हिज आइडियाज और थॉट्स इन मोनोलॉग। तो जो ऑथर है वो ही प्रेजेंट करता है वैसे तो, लेकिन वो एज ए सिंगल कैरेक्टर जो है इसमें प्रेजेंट करता है। होम डज द कैरेक्टर इन मोनोलॉग एड्रेस। तो किसको एड्रेस करता है वो, तो वो डायरेक्टली ऑडियंस को या एनी अदर कैरेक्टर्स जो भी होता है उसको एड्रेस करता है। वेयर डज द मोनोलॉग्स जनरली यूज्ड। मोनोलॉग जो है जनरली कहाँ यूज़ होता है, तो वो यूज़ होता है ड्रामेटिक मीडियम्स जो होते हैं, हमारी फिल्म्स होती हैं, हमारे प्लेज होते हैं, और आल्सो यूज्ड इन नॉन ड्रामेटिक टर्म्स, पोएट्री में भी इसको हम यूज़ करते हैं। तो मोनोलॉग एंड सोलिट्यूड इज इक्वल। तो फ्रेंड्स कि मोनोलॉग और सोलिट्यूड इक्वल है, तो ये क्या ट्रू है या फॉल्स है। तो ये हमारा ट्रू होगा, क्योंकि मोनोलॉग और सोलिट्यूड वैसे तो इक्वल है,
कि दोनों में जो है वो अपने सिंगल कथन को जो है रिप्रेजेंट ऑथर जो करता है स्पीकर, बट एक लिटिल डिफरेंस है और उससे संबंधित प्रश्न जो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन बनाया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोनोलॉग एंड सोलिक्यू। तो सोलिक्यू और मोनोलॉग में जो एकमात्र डिफरेंस है वो ये है कि इन द मोनोलॉग द स्पीकर रिवील्स हिज थॉट्स टू ऑडियंस और एनी अदर कैरेक्टर्स, बट ए सोलिक्यू द स्पीकर एक्सप्रेस हिज थॉट्स टू हिम और हरसेल्फ। जब मोनोलॉग में तो वो जो है अपने जो थॉट्स होते हैं उसको जो ऑडियंस होती है, दर्शक होते हैं, सुनने वाले होते हैं, उनके सामने सीधा प्रस्तुत करता है, या कोई और करैक्टर, कोई और पात्र उसके सामने होता है, उसके सामने प्रस्तुत करता है, उसको जो संबोधित करता है वो। जबकि सोलिक्यू में जो है वो अपने आप से बातें करता है, अकेला ही है उसमें भी, लेकिन अपने आप से बातें करता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोनोलॉग्स। तो मोनोलॉग के कितने टाइप है। तो मोनोलॉग के जो है 2 टाइप्स हैं, और जो दोनों टाइप्स के नाम है वो नेम द 2 टाइप्स ऑफ मोनोलॉग। तो इंटीरियर मोनोलॉग और ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं इनकी अलग अलग। तो व्हाट इज ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है। तो इट इज़ ए पोएटिक कंपोजिशन, इसको हम पोएटिक रचना भी जो है कह सकते हैं। हु स्पीक्स दिस, इसको कौन कहता है। जो ड्रामेटिक मोनोलॉग है उसको कौन कहता है। तो एन इमेजिनरी कैरेक्टर होता है, और वो जो इसमें अपनी जो आइडियाज और थॉट्स हैं उनको जो प्रेजेंट करता है। गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोलॉग। तो मोनोलॉग के जो 2 ड्रामेटिक मोनोलॉग के 2 मुख्य एग्जाम्पल हैं वो टेनिसंस का यूलिसिस जो उन्होंने 1833 में लिखा था, और हमारे सिलेबस में है फ्रेंड्स, और नेक्स्ट वीडियो में जो इसी के ऊपर जो रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ। और लोटस ईटर्स 1832 में। तो 2 जो है बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग के। तो व्हाट इज द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। जो कॉन्शियसनेस है, चेतना की जो वो है धारा, वो एक तरीके से क्या है। तो इंटीरियर मोनोलॉग जो है एक तरीके से वो टेक्निक है उस चीज़ की। व्हाट 2 कैटेगरीज इज इंटीरियर मोनोलॉग। तो इंटीरियर मोनोलॉग की 2 बैंड कैटेगरी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भी हम इसको कह सकते हैं। व्हाट डज द ऑथर और स्पीकर डू इन डायरेक्ट मोनोलॉग। तो व्हाट डज तो ही डज नॉट शो हिज प्रेजेंस एंड रिवील्स हिज थॉट्स। तो उसमें जो हमारा होता है डायरेक्ट मोनोलॉग में क्या होता है, जो ऑथर है वो अपनी जो है बात को छिपाता है, अपने आप को प्रेजेंट नहीं करता है, और जो अपने विचार हैं उनको वो प्रस्तुत करता है, और अपने विचारों को, आइडियाज़ को। और जबकि व्हाट डज द स्पीकर और एन ऑथर डू इन द इनडायरेक्ट मोनोलॉग। कि इनडायरेक्ट मोनोलॉग में एक स्पीकर और या एक डायरेक्टर जो होता है वो क्या करता है। तो ही सा हिमसेल्फ डायरेक्टली, वह अपने आप को डायरेक्टली दिख सकता है एज ए कमेंटेटर, गाइड और प्रेजेंटेटर एंड सेलेक्टर। प्रेजेंटेटर के रूप में, कमेंटेटर्स के रूप में, गाइड के रूप में और प्रेजेंटेटर के रूप में जो है अपने आप को डायरेक्ट जो वो दिखाता है। जबकि फ्रेंड्स इसका ये समझ लो कि अपोजिट है। अगर डायरेक्ट है तो डायरेक्ट में जो वो अपने आप को हाइड कर रहा है, और इनडायरेक्ट में जो है अपने आप को वो रिवील कर रहा है। तो फ्रेंड्स मोनोलॉग और ड्रामेटिक मोनोलॉग से जुड़े कुछ प्रश्न थे, मैंने आपके बीच में शेयर किए, और बस यही कहना चाहूँगा जाते जाते कि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक के बटन को जो काले को नीला कर जाएं, और यदि नहीं करा अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब। वीडियो को देखने के बाद ये लगे कुछ काम की जानकारी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, और फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।